ओके, तो हाँ मैं डे वन पे टीडीएस हम लोग करने जा रहे हैं टीडीएस, बट उसके पहले कुछ चीजें आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग के पास जो मटेरियल है 200 पेजेस का वो सफिशिएंट है एग्जामिनेशन स्कोर करने के लिए? ऑल्टरनेटिवली कुछ और देखना है क्या? जब जो देखना होगा मैं बता दूंगा, अभी के लिए आपको बस वही देखना है जो मैंने दिया है, उसी से आपको पढ़ाई करनी है। नोट्स स्पेशियस है और 1.5 डेज में आप रिवाइज कर पाओगे। स्पेशियस मतलब आपको अगर कोई भी नोट्स मिलता है या आपको कुछ भी कीवर्ड लगता है कि आपको वहीं लिखना है, तो आप वो नोट में ही लिख लो। जिसकी वजह से क्या होगा, कंसाइज बुक ही आपको सिर्फ देखना पड़ेगा 1.5 दिन पहले। उससे क्या होगा, आप 2 बार डीटी रिवाइज कर पाओगे इजीली। कैसे क्या होगा समझेंगे। क्वेश्चन क्लास में ही कवर करेंगे। जो टॉपिक कवर्ड नहीं है उनका क्या बताऊंगा, टेंशन मत लो। पहले जो कवर्ड है उसको देख लेते हैं। एबीसी रिक्वायर्ड नहीं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बुक को हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के बेसिस पे बनाया है। क्या वो एबीसी है? सॉर्ट ऑफ, बट वो एबीसी नहीं है, वो सीक्वेंस है पढ़ने का। कब कौन सा पार्ट करना है हम लोग करेंगे, बट अभी क्लास में हम लोग एकदम सीक्वेंस में जाएंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर एंड तक कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। बीच में 1-2 चेंजेस होगा, जैसे जो होगा वो समझ में आ जाएगा आप लोग को। मेजरली अपने सेम सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं। रिवीजन वीडियो तो यूट्यूब पे आ ही जाती है, मैराथन वगैरह, तो उसको हम लोग यूज करेंगे एग्जाम के पहले। आप मल्टीपल स्टडी मटेरियल यूज मत करना। आइदर यूज एनी वन ऑफ द स्टडी मटेरियल। आपको मेरा नहीं यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ और यूज कर लो फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर वही यूज करना, मतलब आधा इधर आधा उधर खिचड़ी मत पका देना। एक यूज करो और उसी को एकदम अच्छे से दिल से करेंगे, ताकि अपने को जितना मल्टीपल टाइम्स एक ही स्टडी मटेरियल को देखेंगे ना, उतना ही बेटर अपने रिवाइज कर पाएंगे एग्जाम के पहले। मल्टीपल देखेंगे तो फंस जाएंगे। डाउट्स कैसे होंगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट खत्म होगा वैसे डाउट रेज हो जाएंगे। आईडीटी में आप लोग ने देखा ही था। कैमरा ऑन करना है क्या, हाईली रिकमेंडेड। ऑन कर लोगे तो तुम भी फोकस रहोगे और मेरे को भी दिखेगा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि टाइम पास कर रहे हो कि मार्क्स में चले गए हो घूमते घूमते। सीक्वेंस सेम होने वाली है, जो अपने बुक्स में है वही वाली। नए बच्चे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, नए वाले तो और अच्छे से कर पाएंगे। नए मतलब न्यू सिलेबस नहीं यार, न्यू सिलेबस अभी थोड़ी आया है। नए मतलब जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी करेंगे, होमवर्क और क्लास वर्क के फॉर्म में। कैसे होगा अभी धीरे समझ में आएगा। अमेंडमेंट सारे कवर है क्या? मेजोरिटी ऑफ द अमेंडमेंट कवर है, 90%। कुछ नहीं कवर है, तो जो नहीं कवर है वो अपने ऑल्टरनेटिवली बाद में कवर कर लेंगे। 10% जो भी बचे बता दूंगा, उसके लिए नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, या आप चाहो तो बुक में भी नोट डाउन कर सकते हो, टोटली योर प्रेफरेंस कैसे क्या करोगे। बट एक रजिस्टर मेंटेन करना, चार्ट्स वगैरह आप वहां पे ड्रॉ कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिल गई होगी आपके चैनल पे, तो सॉरी मेल पे, तो वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपसे मेरे को क्या चाहिए? आपसे मेरे को चाहिए इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब मैं पूछूंगा क्वेश्चन, आप आंसर करना। पढ़ाई पढ़ाई तो चाहिए ही यार, पढ़ाई भी चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए। सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे पढ़ाने का, किसी के भी पढ़ाने से एग्जाम नहीं होगा अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो। खुद से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो खुद से पढ़ाई करना। होमवर्क करना, डेफिनेटली। होमवर्क कैसे करोगे? जैसे मान लो ये क्लास ओवर हुआ, अब तुम कल आने वाले हो, तो आज जो जो पढ़ा है वो सब पढ़ के आना। जो जो क्लास में किया वो खुद से बनाना, और जो होमवर्क दिया वो भी करके आना। तभी बेटर प्रिपरेशन अपने कर पाएंगे। और कंसिस्टेंटली करना, ठीक है? कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द की थिंग ओवर हियर इसकी देखो, सिर्फ 30 डेज देना है अप्रोक्सीमेटली, 30-35 डेज। तो बस इतना ही अगर तुम डीटी को मेरे साथ दे दोगे ना, तो तुमको एडिशनली फिर डीटी को नहीं टच करना पड़ेगा अपने एंड से। तुमको ऑटोमेटिकली सब कुछ अंदर ही सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तो रिविजन करने में बहुत हेल्प होगा तुमको। तो 30 डेज पूरा तुम मेरे को दो अच्छे से, डीटी को हम लोग काफी अच्छी तरीके से खत्म करेंगे। ओके, तो ये तो बात रही इसकी। अब बढ़ते हैं आगे। डीटी और इंटरनेशनल टैक्स ये दोनों अपने सिलेबस में है, ठीक है? 70-30 होता है, बट बोलते हैं जरूरी नहीं होगा, हर बार पेपर में कोई और भी मतलब सीक्वेंस आ जाता है, बट जनरली 70-30 का सीक्वेंस फॉलो होता है। अपने बुक में डीटी अलग, इंटरनेशनल टैक्स अलग है क्या? नहीं, नहीं अलग है। अपने बुक में दोनों, मतलब जहां जो है उस पार्ट के हिसाब से उसको डाला हुआ है। जब अपने करेंगे तो तुमको रियलाइज होगा कि ये सीक्वेंस में किस तरह बनाई है। इस सीक्वेंस में बना हुआ है बुक, कॉन्सेप्ट के सीक्वेंस में। और जहां कॉन्सेप्ट का सीक्वेंस नहीं है, वहां लर्निंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है कि आप याद कर पाओ। इस तरह उसको डिजाइन किया गया। तो वो चीज अपने कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान देना। ये है डीटी। डीटी है समुंदर, ठीक है? मेरी ड्राइंग को कोई नजर मत लगाना। ये क्या है? ये है शार्क्स।
चारों तरफ शार्क्स ही शार्क्स है। ये एक पोर्शन है डीटी का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है छोटी मछलियां। डीटी एक महासागर है, उसमें एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें है छोटी मछलियां, और इन छोटी मछलियों से 80% पेपर आता है, 20% इस शार्क से आता है। मेरा ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द क्लास ये रहेगा कि मैं आपको इसी सर्कल के अंदर रखूं, आपको इधर ना जाने दूं फॉर अप टिल अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। जब तक मैं बोलूंगा तब तक अपने सिर्फ 80% पे ही रहेंगे, अपने उस 20% पे नहीं जाएंगे। पहले ये 80% हम लोग एकदम तगड़े से प्रिपेयर करेंगे ताकि अपना 60 मार्क्स करीब सिक्योर हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग जंप करेंगे इस 20% पे, क्योंकि एक बार 60 आ गया तो उसके ऊपर फिर पूरा अपना जितना खेलना है उतना खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। आपको जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा वो होगा 2022, 2022 फाइनेंस एक्ट 2022 अपने लिए एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल ईयर जो अपना होगा वो होगा 2022 से लेके 2023, यानी 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। मेरी राइटिंग और मेरे बैड जोक्स बियर कर लेना, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और सिमिलर पेस पे असेसमेंट ईयर भी होगा जो होगा 23-24। तो पहले इस चीज को काफी अच्छे से आप लोग समझ लेना। फाइनेंस एक्ट इज 2022, फाइनेंशियल ईयर इस 1/4/2022 से लेके 31 मार्च 2023, ठीक है। 1/4/2022 टू 31/3/2023। असेसमेंट ईयर इज 23-24। अब ये क्या होता है सर, असेसमेंट ईयर क्या होता है सर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर, फाइनेंस एक्ट क्या होता है। देखो इतना बेसिक तो आपको पता है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू ये इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं, फाइनेंस एक्ट हो गया। उसमें जो भी अमेंडमेंट्स है, अपने को जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 2022 के एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 मतलब आप पूरे साल 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 तक जितने रुपए कमाओगे, उस रुपए पे आपको जो टैक्स पे करना है वो आपको टैक्स पे करना है असेसमेंट ईयर 23-24 में, यानी नेक्स्ट ईयर। यानी आप पूरे साल पैसे कमाओ दबा के, जब आप पूरे साल पैसे कमा लोगे दबाने के बाद, उसके बाद जो भी आपकी अर्निंग होगी उस अर्निंग में से आपका टैक्स रेट कैलकुलेट होगा, टैक्स रेट अप्लाई करके उस अर्निंग से टैक्स निकालेंगे और वो टैक्स आप पे कर दोगे गवर्नमेंट को। सिंपल है, यहां तक तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट कॉम्प्लिकेशन अब आएगी, कॉम्प्लिकेशन इसलिए आएगी कि मान लो एक फाइनेंशियल ईयर में आप अर्निंग करते हो और नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आप पेमेंट करते हो, यानी नेक्स्ट असेसमेंट ईयर बोलो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप पेमेंट करते हो, ठीक है। तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब पेमेंट करते हो टैक्स का, तो गवर्नमेंट जो है वो चलती कैसे है, गवर्नमेंट अपनी चलती है टैक्स के पैसों से, राइट। हम टैक्स देंगे तभी तो गवर्नमेंट ऑपरेट कर पाएगी ना, नहीं तो वो ऑपरेट कैसे करेगी। तो अगर हम पूरे साल यहां कमाएंगे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके टैक्स पे करेंगे, तो इस साल गवर्नमेंट कैसे चलेगी, एक पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि पैसा तो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो वो नेक्स्ट ईयर थोड़ी वेट करेगी किसी प्रोजेक्ट के लिए, अब कोई अर्जेंट काम है तो उसके लिए तो उसी टाइम पैसा चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया दो कॉन्सेप्ट। कौन से दो कॉन्सेप्ट, एडवांस टैक्स और टीडीएस टीसीएस। दो कॉन्सेप्ट आए अपने पास। एक बंदा है वो अर्निंग करता है, जब वो अर्निंग करता है तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करेगा टैक्स का, उस पैसे से देश चलेगा। बट अपना देश सिंस इतना बड़ा है तो उसको चलाने के लिए इमीडिएटली तो पैसा चाहिए ना, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में पैसा चाहिए। तो इसको कोप अप करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर, कोई दिक्कत नहीं है, तू इनकम कमा फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स का पेमेंट कर दे, बट एटलीस्ट इस फाइनेंशियल ईयर में मेरे को कुछ रुपए दे दे जिसकी वजह से मैं इंडिया को रन कर सकूं। तो वो कुछ रुपए किस फॉर्म में जाएंगे, वो एडवांस टैक्स और टीडीएस के फॉर्म में जाएंगे, एडवांस टैक्स और टीडीएस के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आया, इनकम। सर इनकम क्या होती है, इनकम मतलब जो भी कमाई आप करते हो, आपकी कमाई को आपका इनकम बोला जाता है। इनकम को अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 हेड्स बनते हैं, इसी 5 हेड में सारी इनकम में आ जाएंगे, आप जो भी कमाओगे। अगर आप जॉब करोगे तो सैलरी,
बिजनेस करोगे तो पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई आपकी, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। कोई कैपिटल एसेट आपने बेचा तो वो कैपिटल गेन में जाएगा, जो भी प्रॉफिट हुआ है आपको। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो अदर सोर्स में चला जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड, डिपॉजिट, रॉयल्टी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये सब कुछ अदर सोर्स में चले जाएंगे। तो इस 5 हेड में पूरी इनकम आपकी डिवाइड होती है। अब आप बोलोगे सर मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में हमने अर्निंग की, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम टैक्स पे करेंगे, बट आप बोल रहे हो कि कुछ पोर्शन ऑफ द टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पे कर दो। बोला हाँ सही है। तो जो पोर्शन ऑफ टैक्स हम इस फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिए, तब कॉमन सेंस यूज करके मेरे को बताओ, क्या उसका सेट ऑफ मेरे को नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा क्या, जब मैं एक्चुअल रिटर्न फाइल करूंगा एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है, यहाँ पे मेरा टीडीएस कटा होगा, मैंने एडवांस टैक्स पे किया होगा। इस फाइनेंशियल ईयर का 31 जुलाई को रिटर्न लगता है, ठीक है। अब जब हम आईटीआर लगाएंगे तो इस पूरे साल हम जितनी भी कमाई किए होंगे वो हम इस 5 हेड में बांटेंगे, करेक्ट। जब हम इसको इस 5 हेड में बांटेंगे तो मेरी टोटल इनकम आएगी, उस पर हम टैक्स निकालेंगे, तो मेरा टोटल टैक्स आएगा। टोटल इनकम निकाला, पूरे साल कितनी कमाई की, टोटल टैक्स निकाला। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि इस टैक्स का कुछ पोर्शन तो मैंने ऑलरेडी जमा करवा दिया है इन द रूप ऑफ टीडीएस एंड एडवांस टैक्स, तो ये मेरे को सेट ऑफ मिलना चाहिए, करेक्ट। तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ बाबू तुम सही बोल रहे हो, तुम एक काम करो, टीडीएस और एडवांस टैक्स जो तुमने ऑलरेडी पे कर दिया है फाइनेंशियल ईयर के दौरान वो तुम माइनस कर लो, रिमेनिंग जो बचेगा वो तुम पे कर दो। और मान लो कि रिफंड आया तो क्या हमको रिफंड वापस मिल जाएगा क्या। मान लो कि टैक्स जो आया वो आया 100 का और एडवांस टैक्स और टीडीएस 120 का आया, तो मेरा 20 रुपीज रिफंड होगा क्या। तो ये रिफंड मेरे को गवर्नमेंट वापस देगी क्या, देना ही चाहिए क्योंकि मेरा अधिकार है ये। तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रिफंड आएगा रिफंड ले लेना, पेबल आएगा पे कर देना, दोनों ही सिनेरियो में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मोटा मोटी बात थी टीडीएस की। तो होता कैसे एक बार देख लेते हैं। सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, सीजी, आईओएफएस, ये सारे हेड की इनकम हम एक जगह लेंगे, टोटल इनकम पूरे साल जितनी कमाई की उससे बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें हम माइनस करेंगे डिडक्शन चैप्टर 6 से। 6A कौन सा हो गया याद करो, आपने सुना भी होगा 80C, 80D, ये 80GGB, ये सब आपने सुना होगा सेक्शन, ये सब 6A के सेक्शन है। जैसे LIC करवाया तो LIC का आप जितना प्रीमियम पे करोगे ना उतना आप यहाँ से माइनस कर सकते हो अपने टोटल इनकम से। उसकी वजह से क्या होगा, आपका इनकम कम हो जाएगा। इनकम कम तो टैक्स कम, टैक्स कम तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इससे आएगा नेट टोटल इनकम। इसमें लगाएंगे हम टैक्स रेट। सर टैक्स रेट क्या होता है पढ़ेंगे, अभी रिक्वायर्ड नहीं, अभी बस समझो एक पर्टिकुलर रेट है, एक स्लैब है, वो अप्लाई करेंगे एंड टैक्स आ जाएगा। सरचार्ज का भी एक रेट है वो अप्लाई करेंगे, सेस 4% ऑलवेज ऐड करेंगे, तो मेरा टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा। इस टोटल टैक्स पेबल में से हम सबसे पहले टीडीएस माइनस करेंगे, एडवांस टैक्स माइनस करेंगे। और भी कुछ माइनस होता है क्या, हाँ बहुत सारी चीजें माइनस होती है, बट अभी के लिए आज के लिए सिर्फ टीडीएस और एडवांस टैक्स माइनस करेंगे इसमें। फिर आएगा या तो नेट टैक्स पेबल भी आ सकता है तो रिफंडेबल भी आ सकता है। दोनों ही सिनेरियो में अगर रिफंडेबल होगा तो गवर्नमेंट दे देगी, पेबल होगा तो तुम दे देना। अब मेरे को बस एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये कैलकुलेशन हम किस दिन करेंगे, जिस दिन हम आईटीआर भर रहे हैं या जिस दिन 31 मार्च, मतलब जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उस दिन करेंगे। ऑब्वियसली जिस दिन आईटीआर भरेंगे उस दिन ये वाला कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से अपने टैक्स निकालेंगे और पेमेंट। आईटीआर मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। आपने पूरे साल जितनी कमाई की है उसका आपको विवरण देना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास कि मैंने ये कमाया, ये कमाया, ये कमाया, ये कमाया, इतना टैक्स बन रहा है, देखो मैंने पेमेंट कर दिया है। इसमें से मैंने कुछ पैसे पहले दे दिए हैं तो वो मैं माइनस कर लेता हूँ, और जो रिमेनिंग बचा है वो मैं अब दे देता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट एकदम। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो बोलो। नहीं सर कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए टीडीएस की तरफ, आओ जाओ पेज नंबर 4 पे। सब आ गए हो, सब कैमरे क्यों ऑफ करके बैठे हुए हो।
और एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है चुन्नू राम, इसका नाम है चुन्नू राम, इसको लगी है लॉटरी। अब इसको लॉटरी लगी है, तो लॉटरी के टिकट ये लेके जाएगा लॉटरी वाले के पास और उसको जाके बोलेगा कि भाई मेरे को लॉटरी लगी है, मेरे को मेरे पैसे दे दे। इसको लॉटरी लगी है 15,000 रुपीज की। तो ये बंदा इसको रुपए देगा। तो जब ये बंदा इसको रुपए देगा, तो पीछे से गवर्नमेंट आएगी, बोलेगी अरे रुको 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 थांबा। अब अगर चुन्नू राम को लॉटरी लगी है, तो मेरे को ये बताओ इनकम किसकी है। चलो नाम चेंज करते हैं, इजी होगा आप लोग के लिए। मान लो ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी को लगी है लॉटरी। अगर मिस्टर बी को लॉटरी लगी है, तो इनकम किसकी है, इनकम बी की। दिस इज इनकम ऑफ मिस्टर बी। बी की इनकम है, वेरी गुड। अगर बी की इनकम है, तो इनकम टैक्स पे कौन करेगा इस इनकम पे, बी पे करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बी की इनकम है। तो एक सेक्शन आता है 194 बी। 194 बी बोलता है कि जब भी लॉटरी की इनकम होगी, तो उसका टीडीएस पहले पेमेंट कर देना। सिमिलर कॉन्सेप्ट, इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसका टैक्स हम लोग उसी फाइनेंशियल ईयर में ले रहे हैं। एक परसेंटेज बता देंगे, वो परसेंटेज मार के टैक्स निकाल देना और वो तुम इस साल कर देना। बट एक चीज ध्यान दो, क्या ये इनकम अभी इसके हाथ में आई है क्या, मिस्टर बी के? नहीं, हाथ में तो नहीं आई है। तो जब तक इनकम मेरे हाथ में ही नहीं आई है, तो हम उस पर टैक्स कैसे पे कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट बोली हाँ बात तुम्हारी सही है। तो हम 194 बी में गवर्नमेंट ने जाके लिखा कि जो टीडीएस पे करेगा ना, वो पेयर करेगा। पेयर मतलब जो बंदा पैसा दे रहा है। तो जब भी मिस्टर ए मिस्टर बी को पेमेंट करेगा, तो वो मिस्टर बी के बिहाफ में टीडीएस डिडक्ट करेगा। मिस्टर बी के बिहाफ में मिस्टर बी के नाम से गवर्नमेंट के पास वो टीडीएस जमा करवा देगा। और जमा करवाने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस होगा। जब मिस्टर बी ड्यूरिंग द आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर अपना रिटर्न लगाएंगे, तो वो टीडीएस क्रेडिट उतना ले लेंगे, जो भी हम ऊपर पढ़ के आए। तो दो सेक्शन है, 194 बी 194 बी। लर्न करने का तरीका, 194 बी बेटिंग, 194 बी बड़ी बेटिंग। 194 इज फॉर बेटिंग। बेटिंग मतलब लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड हो गया, केबीसी हो गया। तो इसमें बोलते कि अगर एक बंदे को 10,000 से ज्यादा की विनिंग होती है, तो टीडीएस 30% कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है, उसको इनकम हुई है 15,000 रुपीज की, तो मेरे को बताओ तुम्हारे हिसाब से अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को लॉटरी के 15,000 रुपए दे रहा है, तो कितना टीडीएस कटेगा, कितना गवर्नमेंट को जाएगा? तो मिस्टर बी के हाथ में कितना आएगा, मिस्टर बी को एक्चुअली कितना मिलेगा? ओके, वेरी गुड। मतलब अगर 15,000 रुपए हम दे रहे हैं, ठीक है, तो 15,000 का हम करेंगे 30%। कितना आता है चलो देख लेते हैं। 15,000 का हमने मारा 30%, आया 4,500। ये कौन सा अमाउंट है, ये टीडीएस अमाउंट है, ठीक है। ये कौन जमा करवाएगा, ये पेयर जमा करवाएगा। अपने एग्जांपल में पेयर कौन है, मिस्टर ए, तो मिस्टर ए जमा करवाएगा। लेकिन ये टीडीएस है किसका, एक्चुअली ये टैक्स है किसका? तो ये टैक्स है मिस्टर बी का। यानी जब आईटीआर भरेगा मिस्टर बी, तो क्रेडिट मिस्टर ए लेगा या मिस्टर बी लेगा, कौन लेगा क्रेडिट? बी लेगा। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक है, क्योंकि बी का टैक्स है ना, बस जमा वो करवा रहा है, टैक्स तो बी का ही है। ओके। तो इतना रुपया माइनस करके मिस्टर बी के हाथ में टैक्स लग सॉरी इनकम पास ऑन कर देगा, ए बी को दे देगा। रिमेनिंग जो है 4,500 वो गवर्नमेंट के पास जमा करवा देगा। सिंपल। अब हुआ ये कि इस बंदे ने, मिस्टर बी ने लॉटरी ली, 3 लॉटरी ली, एक ही आदमी से लॉटरी ली, ठीक है। एक में उसको इनकम हुआ 20,000 का, एक में उसको इनकम हुआ 30,000 का, एक में उसको लॉस हो गया 40,000 का। तो मेरे को लॉजिकली बताओ तुम्हारे हिसाब से इनकम कितनी है? सर इसकी इनकम तो मेरे को लगता है 50,000 माइनस 40,000,
-40,000 तो लॉस हुआ ना सर, वो भी तो लेंगे ना। नहीं, एक चीज याद रखना, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग का लॉस को नहीं लेते, नहीं कंसीडर करते, कभी कंसीडर मत करना उसके लॉस को, यहाँ पे भी और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में भी, और आगे कभी भी पढ़ेंगे ना तो उसके लॉस को कभी भी किसी से सेट ऑफ नहीं करते। एक जगह करते हैं, वो बताऊंगा कौन सा, वो भी दूसरा होता है, ओनिंग मेंटेनिंग होता है, ये वाला नहीं होता। तो अगर लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है तो इसका टीडीएस कितने अमाउंट पे कटना चाहिए? 50,000 पे, वेरी गुड। तो 50,000 पे 30% कटेगा क्या? हाँ जी, क्योंकि 10,000 के ऊपर 30%। ओके, तो 10,000 के ऊपर 30% बोल रहा हूं ना, तो 40,000 पे कटना चाहिए ना। 50,000 माइनस 10,000 इंटू 30%। नहीं सर, ऐसे थोड़ी होता है, वो तो थ्रेशोल्ड है। वेरी गुड, वो थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसको माइनस मत करना। सिर्फ कुछ जगह माइनस करते हैं, वो बताऊंगा कहाँ पे, अभी नहीं, अभी नहीं। ओके, तो हमने ये समझा कि अगर अपने को दो में इनकम हो रही है, एक में लॉस हो रहा है, तो सेट ऑफ नहीं करना, बस इनकम पे टीडीएस डिडक्ट कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल। अब इस बार आपको लॉटरी में लगी है कार, वो भी मस्त वाली कार, स्पोर्ट्स कार। आपने जीता स्पोर्ट्स कार, ठीक है, मिस्टर बी ने जीता स्पोर्ट्स कार, वो गया मिस्टर ए के पास, बोला कि मुझको 10 लाख की गाड़ी लॉटरी में लगी है, मुझको 10 लाख की गाड़ी दे दो। तुम गाड़ी लेके जा ही रहे थे, पीछे से गवर्नमेंट आई दौड़ते दौड़ते, उसने बोला कि अरे भाई क्या कर रहा है, 10 लाख तुमने जीते हैं तो 194 बी में, ये तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी हुआ। अब अगर ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी है तो तुम मेरे को इस 10 लाख का 30% तुमको पे करना पड़ेगा। तो तुम भी चालाक थे, तुमने बोला कि सर मेरे को एक बात बताइए, कार मिल रहा है, कैश तो मिल नहीं रहा है, तो आपको क्या इंजन खोल के दे दूं क्या, इंजन खोल के दे के गाड़ी लेके जाऊं क्या, क्या करूं? गवर्नमेंट बोली ठीक है, हमसे चालाकी मत करो, हम बताते क्या करें। गवर्नमेंट बोलती है कि इसकी जो वर्थ है वो 10 लैक्स है, तो 10 लैक्स का 30% यानी 3 लाख रुपीज तुम मेरे पास जमा करवा दो और गाड़ी लेके जाओ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि जो पेयर है वो पेई से 3 लाख रुपया कलेक्ट कर ले, 3 लाख रुपीज, और गवर्नमेंट के पास जमा कर रहा है, नॉर्मल प्रोसीजर जैसे होता है, टीडीएस उसके नाम पे जमा करवा देना वगैरह वगैरह। दूसरा ऑप्शन ये है कि मिस्टर बी खुद से होकर 3 लाख रुपया गवर्नमेंट के पास जमा कर दे, फिर रिसिप्ट लेके आए और वो रिसिप्ट मिस्टर ए को दे, और फिर मिस्टर ए गाड़ी रिलीज कर दे। यानी गाड़ी तो तभी रिलीज होगी जब 30% टीडीएस जमा हो जाएगा, अदरवाइज गाड़ी रिलीज नहीं होगी। इसी से रिलेटेड आपने काफी सारे स्कैम्स भी देखे होंगे, क्योंकि ये स्कैम भी होते हैं जिसमें आपको बोलता है आपको लॉटरी लगा, इतना रुपया आपको जमा करना है, क्योंकि वो टीडीएस जमा करना होता है, इस चक्कर में वो लूट लेते हैं। तो ऐसा स्कैम भी चलता है, वो इसी की वजह से चलता है। लेकिन अपने को स्कैम में फंसना नहीं है। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि आपने मयंक सर से क्लास ली है, ठीक है। तो 194 बी इज फॉर लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड, 194 बी इज फॉर हॉर्स रेस। बड़े लोग किस पे पैसा लगाते हैं? हॉर्स रेस में। तो बड़ी बेटिंग किस पे होती है? हॉर्स रेस पे होती है। आप ये क्या कर रहे हैं सर? मैं तुमको लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस आने वाले हैं, वो इसी तरह लर्न होगा। तो 194 बी इज फॉर बेटिंग, लॉटरी वगैरह, 194 बी इज फॉर बड़ी बेटिंग, दैट इज हॉर्स रेस। दोनों के लिए प्रोविजन सेम है। 10,000 के ऊपर आपको जितनी भी इनकम होगी उस पूरे इनकम पे 30% टीडीएस डिडक्ट होगा। ये टीडीएस कब डिडक्ट होगा? ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आपको पेमेंट मिलेगा तो वो टीडीएस कट के पेमेंट मिलेगा। ये जो है पर विनिंग देखना है, ठीक है, पर विनिंग 10,000। कैसे बताता हूँ, जैसे अपने वाला जो एग्जाम्पल था, मान लो अगर इस वाले एग्जाम्पल को मैं चेंज करता हूँ और ये 20,000 नहीं होके ये 5,000 होता, तो बताओ कितना पे टीडीएस कटता? वेरी गुड। तो सिर्फ और सिर्फ इस 30,000 पे टीडीएस कटता, क्योंकि अपने को क्या देखना है, अपने को पर विनिंग के हिसाब से वो क्रॉस होना चाहिए, एग्रीगेट नहीं, एग्रीगेट नहीं। अच्छा, मैंने क्या बोला, अगर पार्टली कैश में मिला, पार्टली काइंड में मिला, या पूरा ही काइंड में मिला, तो उस सिनेरियो में पेयर को खुद से होकर टैक्स जमा करना पड़ता है, और या पेयर खुद से टैक्स मतलब कलेक्ट कर लेगा पेई से और जमा करवा देगा, या तो पेई खुद से टैक्स जमा कर देगा जाके गवर्नमेंट में। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? इफ विनिंग इज इन द नेचर ऑफ काइंड और पार्टली कैश एंड पार्टली इन काइंड, इन केस payer shall ensure that payee has paid the tax or recovered the tax from payee before releasing the winning। आपको स्ट्रेट अवे बस यही पैराग्राफ लिख के आना, आपको फुल मार्क्स अलॉट हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आप क्वेश्चन सेक्शन नंबर सही कोड करो। ओके, अब अब हुआ ये
अच्छा ठीक है, ये ला बाद में आता क्वेश्चन, मस्त है याला। ठीक, पहले इधर आते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबको आ जाओ क्वेश्चन एयर में। सबसे पहले आ जाएंगे अपने पेज नंबर 3 पे। चलो स्क्रीन से देख लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गोविंद won द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी टिकट एंड द प्राइज वाज मारुति कार ऑफ 5 lakhs। क्या प्रोसीजर होना चाहिए? तो सर प्रोसीजर ये होना चाहिए, पहला ऑप्शन, कि पेई पेयर को 5 lakhs का 30%, कितना होता है 5 lakhs का 30%? सर 1.5 लाख होता है शायद। हाँ जी 1.5 लाख होता है। तो चुप, हाँ 10,000 से ज्यादा है, वेरी गुड। 5 लाख है, 10,000 से बहुत ज्यादा है। तो जो मारुति कार है, जब मिस्टर गोविंद को तभी रिलीज करेंगे जब मिस्टर गोविंद 1.5 लाख रुपए पेयर को दे दे और पेयर टीडीएस जमा करवा देगा, या मिस्टर गोविंद खुद ही होके टीडीएस जमा कर दे और रिसीप्ट ले जाके पेयर को दिखा दे, फिर पेयर उसको रिलीज कर देगा। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। For this purpose, the value of winning of the kind वही ले लेंगे। Therefore, in this case, since the entire winning is in kind, it must be ensured that a sum equal to the tax deductible, that is 1.5 lakhs, is paid by Mr. Govind before the car is released in his favor. This can be done by collecting 1.5 lakhs from Mr. Govind before releasing and remitting the said sum to government account, or 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 second option, verifying the tax payment by winner and thereafter releasing the prize। जो पढ़ा था, जो सोचा था, वैसे ही आंसर लिखा हुआ है कि कुछ और लिखा है? सेम है, हाँ जी सेम है, सेम ही पढ़ा। चलो, अ टर्फ क्लब अवार्ड जैकपॉट ऑफ 5 lakhs टू विनर ऑफ वन ऑफ इट्स रेस ऑन इतना डेट। बताओ टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। सेक्शन नंबर बताओ। बीबी, ठीक है, 194 बीबी में कटेगा। टर्फ मतलब हो गया वो हॉर्स रेस वगैरह वाले को बोलते हैं, तो उसमें 194 बीबी कटेगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो 194 बी या बीबी, ये तो आप आइडेंटिफाई करते 10,000 के ऊपर 30% से कटेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम होता है कि ये टर्फ क्लब क्या होता है, ये आपको क्लिक नहीं करता। तो इसको हाईलाइट कर लेना, यहाँ पे लिख देना रिलेटेड टू हॉर्स। जानते हो तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हो तो भी लिख लेना। ओके। एक्स इज अ बुक मेकर एंड वाई इज अ पंटर। बी को प्राइज मिला है 50,000 का हॉर्स 1 से, रेस 1 से, और लॉस हुआ है हॉर्स रेस 2 से 20,000 का। तो बताओ टीडीएस किससे कटेगा? हाँ टीडीएस में सेक्शन कोड करना जरूरी है, इसलिए अपने लर्न करते चलेंगे। ओनली 50,000 पे, वो 20,000 पे कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ठीक है, मेरे को एक कैलकुलेशन करके बताओगे कि मिस्टर बी को एक्चुअल पेमेंट कितना होगा? एक्चुअल पेमेंट टू मिस्टर बी कितना होगा? आंसर मत देखना क्वेश्चन में, खुद से एक बार ट्राई करो। बी को पेमेंट कितना करेगा एक्स या वाई, जो भी है वाई? 35,000 पेमेंट करेगा। ओके, बाकी लोग 35,000। अच्छा, आप लोग बोल रहे हो 50,000 का 30% मारेंगे, 15,000 आएगा, माइनस करेंगे, आएगा 35,000, यही बोल रहे हो आप लोग। बट एक बात ध्यान दो, 20,000 का जो लॉस हुआ है वो रिकवर नहीं करेगा क्या? बी से वो लॉस को रिकवर नहीं करेगा। एक्स रिकवर कर, टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अकाउंट्स सोचो, अकाउंट्स। एक्स क्या वो 20,000 रुपया रिकवर करेगा नहीं अपना लॉस का? 20,000 का जो लॉस हुआ है वो रिकवर करेगा ना? तो एक्चुअल में मिस्टर बी के हाथ में कितना आएगा? 15,000 रुपए। क्योंकि वो 20,000 रुपए का जो लॉस हुआ है वो अपने पॉकेट से थोड़ी पेयर पे करेगा, वो तो बी को बेयर करना पड़ेगा वो लॉस। अकाउंट्स के परस्पेक्टिव से सोचो, टैक्स के परस्पेक्टिव से नहीं। तो ये 15,000 रुपए बी के हाथ में आएंगे। टैक्स कितना जाएगा? टैक्स जाएगा सिर्फ और सिर्फ 50,000 पे 30%। ओके, तो यहाँ खत्म होता है 194 बी। 194 डबल बी, 194 बी इज फॉर लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड, 194 डबल बी इज फॉर हॉर्स रेस। इस सिनेरियो में 10,000 के ऊपर अगर अर्निंग हो रही है तो पूरे अमाउंट पे 30% कटेगा। ये पर विनिंग देखना है, अगर पार्टली इन कैश है, पार्टली इन काइंड है, तो सिनेरियो में पेयर या तो खुद से होकर जमा करवा दे, या तो सॉरी पे खुद से होकर जमा करवा दे, या तो वो पेयर को दे दे, पेयर जमा करवा देगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? कोई डाउट? मेरे को एक डाउट दिख रहा है इसमें, क्या है? बट सर सेम पर्सन थोड़ी ना लिखा है, सेम ट्रांजैक्शन, सेम पर्सन से सेम ट्रांजैक्शन थोड़ी ना लिखा है। किसकी बात कर रहे हो? नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में बताना। चल अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, तब तक तुम टाइप कर लो। 194 डी, डी इज फॉर
insurance commission. D is for insurance commission. 194G is for commission on sale of lottery ticket. 194D कैसे याद रखेंगे? डेथ से. 194D डेथ, डेथ यानी इंश्योरेंस कमीशन. ठीक है. 194G कैसे याद रखेंगे? जी मैं लॉटरी बेचता हूँ. जी मैं लॉटरी बेचता हूँ, तो कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट. 194D डी फॉर डेथ इंश्योरेंस कमीशन. 194G जी मैं लॉटरी बेचता हूँ, क्या दिक्कत है उसमें, तो उसकी कमीशन की बात करते हैं. तो डी एंड जी बोथ टॉक्स अबाउट कमीशन. फर्स्ट वन डी टॉक्स अबाउट इंश्योरेंस कमीशन, जी टॉक्स अबाउट लॉटरी टिकट का जो सेल हुआ उसका कमीशन. क्लियर. कमीशन अगर मोर देन 15,000 पर एनम, 15,000 पर एनम से ज्यादा का कमीशन है तो टीडीएस कटेगा एट द रेट 5%. तो मेरे को बताओ अगर 20,000 है तो कितना कटेगा? बोलो बोलो, 20,000 पे कितना कटेगा? 20,000 का 5%. वेरी गुड, 1,000. राइट. ओके. और सिमिलरली अगर कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट है तो कमीशन अगर मोर देन 15,000 पर एनम है तो टीडीएस कटेगा 5% से. एक चीज आप लोग को बताता हूं, एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो कमीशन किसको देती है आपके हिसाब से? इंश्योरेंस कंपनी किसको कमीशन देती है? इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन देती है. एक इंश्योरेंस कंपनी एक इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन पे करती है, तो ये इनकम किसका है? इसका है इनकम. करेक्ट. दैट कमीशन इज एन इनकम ऑफ इंश्योरेंस एजेंट. पेयर कौन है? पेयर इज इंश्योरेंस कंपनी. तो टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा? तो टीडीएस विल बी डिडक्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी. राइट. ओके. इस तो कॉमन सेंस है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अपने को. अब एक टॉपिक आता है री इंश्योरेंस. री इंश्योरेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफआर वगैरह में भी है कॉन्सेप्ट. उसमें क्या होता है, एक कंपनी जब एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लेती है या बांट लेती है रिस्क को, तो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस. अब री इंश्योरेंस के टाइम में भी ना एक प्रॉफिट कमीशन शेयर होता है इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में. तो मेरे को एक चीज बताओ, ये जो इंश्योरेंस कमीशन है, व्हाई दिस हैज बीन पेड? दिस हैज बीन पेड टू द इंश्योरेंस एजेंट बिकॉज ही हैज ब्रॉट सम बिजनेस. वो कोई बिजनेस लेके आया, वो मेरे इंश्योरेंस बेचा, मेरा बिजनेस आया, इसीलिए मैंने उसको कमीशन पे किया. करेक्ट. बट री इंश्योरेंस के केस में क्या दूसरी वाली इंश्योरेंस कंपनी हमको बिजनेस लाती है क्या? नहीं. हम लोग बस रिस्क को डाइल्यूट करने के लिए ये चीज करते हैं. तो ये वाला जो कमीशन है, क्या ये इंश्योरेंस कमीशन के अंदर आ सकता है क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, इंश्योरेंस कमीशन के अंदर कैसे आ सकता है? तो ऑलवेज रिमेंबर, री इंश्योरेंस के केस में 194D डज नॉट अप्लाई. री इंश्योरेंस के केस में 194D डज नॉट अप्लाई. रीजन बीइंग बिकॉज दिस इज नॉट एन इंश्योरेंस कमीशन. क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं लेके आ रहा है. क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के लिए कभी भी बिजनेस नहीं लेके आएगी, दोनों राइवल्स है. तो ऐसा नहीं होने वाला है. इसीलिए इस सिनेरियो में इस पे कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा. यानी जब भी ये इसको पेमेंट करेगा तो टीडीएस डिडक्ट करने की कोई नीड नहीं है. चलो वंस मोर, 194D इंश्योरेंस, डी फॉर डेथ, जी जी मैं लॉटरी बेचता हूँ, क्या दिक्कत है? दोनों के कमीशन अगर 15,000 पर एनम से ज्यादा है तो 5% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा. ओके. एक चीज और याद रखना होता है टीडीएस में, और मैंने नोट्स में ये चीज दे दी है. यहाँ ये जो साइन है इसका मतलब होता है मोर देन. यानी अगर 15,000 एग्जैक्ट है तो टीडीएस कटेगा क्या? नहीं. 15,000 के ऊपर होगा तो ही कटेगा. सिमिलरली ऊपर वाले भी केस में देखो, एग्जैक्ट 10,000 है तो टीडीएस कटेगा क्या? नहीं, नहीं कटेगा. 10,000 के ऊपर होगा तो ही टीडीएस कटेगा. और जहां पे इक्वल टू है वहां पे मैंने इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, तुम लोग हाथ से लिखते चलना जैसे जैसे जो आएगा. प्रॉफिट कमीशन ऑफ 1 लाख paid on itna debt by reinsurance company to other insurer company after expiry of term of insurance. बताओ 194D applicable or not? Not applicable. So TDS will be deducted or not? Not. Okay. Perfect. Therefore 194D has no application over here. A state government pays 22,000 as commission to one of its agent. तो कमीशन आते ही आपके दिमाग में देखो, कमीशन से रिलेटेड 3 सेक्शन है, डी, जी, एच. ठीक है.
अब तुमको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा कमीशन है। तो अपने जैसे ही आगे पढ़ेंगे तो अपने को पता चला सेल ऑफ लॉटरी टिकट है। तो सेल ऑफ लॉटरी टिकट के लिए कौन सा सेक्शन इन्वोक करोगे, जल्दी बताओ। तो सर हम इन्वोक करेंगे जी को, 194 जी। 194 जी हम गए थे तो वहां हमने क्या पढ़ा था, क्या थ्रेशोल्ड होना चाहिए, 10,000 ना, 10,000 थ्रेशोल्ड था उसका। नहीं सर, 15,000 थ्रेशोल्ड था, किताब सामने खुला हुआ है हमारे। 15,000 थ्रेशोल्ड था तो उस पर कितना परसेंट डिडक्ट करना पड़ता था, 5%। करेक्ट, सब साथ हो। हाँ सर हम साथ है। तो 22,000 का 5% मानना है या 22,000 माइनस 15,000 का 5% मानना है। 22,000 का 5% करेंगे, उतना टीडीएस जमा करेंगे। सेक्शन नंबर बोलो, सेक्शन नंबर जी। मैं बेचता हूँ लॉटरी टिकट, जी मैं बेचता हूँ लॉटरी टिकट, तो 194 जी। टीडीएस के सारे सेक्शन लर्न करने हैं अपने को, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे लर्न करेंगे। A commission of rupees 50,000 was retained by a consignee A and not remitted to consignor B XYZ developer while remitting the consideration. हुआ क्या इस केस में, इस केस में हुआ ये कि A X को पेमेंट करना, ठीक है, X का राइट था उस पेमेंट का, पर जब वो कंसिडरेशन पास ऑन किया ना, तो 50,000 रुपया खुद ही रख लिया एज अ कमीशन, एज अ कमीशन खुद ही रख लिया, वो पास ऑन नहीं किया। उसने नेट कंसिडरेशन पास ऑन किया, यानी कंसिडरेशन माइनस 50,000 का कमीशन। तो बताओ क्या ये कमीशन क्वालिफाई करता है क्या 194 194 के लिए। तो सर अभी तो आपने वाला सेक्शन पढ़ाया है नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, 194 जी सेल ऑफ लॉटरी टिकट, 194 डी इंश्योरेंस वाला। बट ये कमीशन जो आप अभी हम लोग पढ़ रहे, इसमें तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये किस चीज से रिलेटेड कमीशन है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कमीशन है, किस चीज से रिलेटेड कमीशन। तो हमने पता चला नहीं, ये तो उसमें नहीं लिखा है। तो अब एक आखिरी सेक्शन इन्वोक करेंगे, और वो सेक्शन नंबर कौन सा है, वो सेक्शन नंबर है 194H, कमीशन से रिलेटेड। और एक सेक्शन है, बट अभी के लिए ये 3 सेक्शन आपको सिर्फ मेमोराइज करना। तो 194H, हाँ मैं कमीशन लेता हूँ, हाँ मैं कमीशन लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो 194H इज फॉर कमीशन एंड ब्रोकरेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक हम लोग ये चीज नहीं पढ़े थे, बट अब आएगा ये। फास्ट, फास्ट जा रहा है क्या, स्लो फास्ट, ठीक है, स्पीड ठीक है, ठीक है, फास्ट लगेगा तो बोलना। देने वाला स्पेसिफाइड एसएससी, द पेयर शुड बी एन स्पेसिफाइड एसएससी। पे लेने वाला रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। सेम है, कमीशन 15,000 से ज्यादा, टीडीएस 5% से कटेगा। अब द थिंग ओवर हियर इज की स्पेसिफाइड एसएससी मतलब क्या होता है। तो स्पेसिफाइड एसएससी मतलब होता है, 2 पार्ट में बांटेंगे हम लोग इसको, इंडिविजुअल एचयूएफ या अदर्स। अदर्स मतलब फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह वगैरह ये सब। तो ये सब स्पेसिफाइड एसएससी तभी बनेंगे जब कमीशन मोर देन 15,000 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली तभी सेक्शन एक्टिव होगा। इंडिविजुअल एचयूएफ तब बनेंगे जब पेमेंट तो 15,000 से ज्यादा होगा, प्लस वन मोर कंडीशन, that individual HUF should be liable to tax audit in preceding previous year। मतलब अपना प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, अपना ये प्रीवियस ईयर चल रहा है 22-23, करेक्ट। इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, या प्रीवियस ईयर 21-22। यानी अगर एक इंडिविजुअल एचयूएफ फाइनेंशियल ईयर 21-22, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो क्योंकि एग्जाम के लिए वही रेलिवेंट है। अगर एक इंडिविजुअल एचयूएफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए लाइबल है टैक्स ऑडिट के लिए, और पेमेंट 15,000 से ज्यादा का हो रहा है, तो 5% टीडीएस कटेगा। कौन, पेयर की बात हो रही है, ठीक है, पेई की बात नहीं हो रही है, पेयर की बात हो रही है, जो पैसा दे रहा है, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब एक कीवर्ड यहाँ पे है जिसको अगर आप लोग ध्यान दोगे, लाइबल, यानी टैक्स ऑडिट होना चाहिए या सिर्फ लाइबिलिटी से भी काम हो जाएगा। सिर्फ लाइबिलिटी से भी काम हो जाएगा, क्योंकि किस किस सिनेरियो में टैक्स ऑडिट एग्जाम्पशन भी ले सकते हो तुम टैक्स ऑडिट से, ठीक है। लाइबिलिटी यहाँ मैटर करती है कि तुम लाइबल हो कि नहीं। तो तुम लाइबल कब होगे टैक्स ऑडिट के लिए, तुम लाइबल टैक्स ऑडिट के लिए तब होगे अगर तुम्हारा टर्नओवर बिजनेस के लिए 1 करोड़ से ज्यादा है। यानी अगर तुम बिजनेसमैन हो, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, और 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, तो वो लाइबल हो जाएगा। अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर, लॉयर है, सीए है, प्रैक्टिस कर रहा है,
उस सिनेरियो में ग्रॉस रिसीव 50 लाख से ज्यादा। ओके 194H, हाँ मैं कमीशन लेता हूँ, कमीशन ब्रोकरेज मैं लेता हूँ। देने वाला स्पेसिफाइड एसएससी, लेने वाला रेसिडेंट पर्सन, 15,000 से ज्यादा 5% टीडीएस। अब स्पेसिफाइड एसएससी कौन होता है? अदर्स के केस में यानी कंपनी फर्म वगैरह के केस में अगर 15,000 से ज्यादा है तो स्पेसिफाइड एसएससी बन जाएगा, 5% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में अगर वो लाइबल है टैक्स ऑडिट के लिए इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, इन शॉर्ट बताता हूँ, ठीक है, वहां लिख लेना साइड में। अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एक इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ या 50 लाख, तो वो स्पेसिफाइड एसएससी बन जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये बताऊं तो एग्जाम परस्पेक्टिव से, एक इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ बिजनेस के लिए एंड प्रोफेशन के केस में 50 लाख, तो वो स्पेसिफाइड एसएससी बन जाएगा, प्रोवाइडेड पेमेंट भी 15,000 से ज्यादा होना चाहिए। दैट्स इट। समझा स्पेसिफाइड एसएससी कौन होता है? अरे सब कैमरा ऑफ करके कहाँ भाग गया? हेलो 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 हेलो, आओ आओ इधर आओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वेरी गुड, आ जाओ, बाकी लोग भी आ जाओ, सब आ जाओ। देखा, कैमरा ऑन करना इसलिए जरूरी है। चलो ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कमीशन एंड ब्रोकरेज, स्पेसिफाइड एसएससी दे रहा है, रेसिडेंट को दे रहा है, 15,000 से ज्यादा कमीशन है, 5% टीडीएस डिडक्ट करेगा। स्पेसिफाइड एसएससी कौन हुआ? अदर्स के केस में 15,000 से ज्यादा है तो 5%, एंड इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 15,000 से ज्यादा है प्लस फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उसका टर्नओवर 1 करोड़, अगर प्रोफेशन में तो 50 लाख एक्सीड कर रहा है तो वो लाइबल हो जाएगा, उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट छोड़ेंगे अभी, क्योंकि ये अभी 194C के साथ लिंक है इसका। नॉट अच्छा, ये जो कमीशन अपने पढ़ रहे हैं ना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल रिलेटेड टू सिक्योरिटीज लाइक ब्रोकरेज फॉर प्रेफरेंस शेयर, ब्रोकरेज फॉर स्टॉक एक्सचेंज, अंडर राइटिंग कमीशन, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ओके, शेयर मार्केट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ओके, इस पॉइंट को भी अब अपने छोड़ेंगे, यहाँ पे कवर नहीं है अभी। चलो, अब इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 6 का देखो, अब आंसर कर पाओगे तुम लोग। ABC Packing Limited has not remitted to consignor XYZ developer. First thing, who is the payer and who is the payee? X is the payer और A is the payer, ABC is payer, कौन पेयर है तुम्हारे हिसाब से? अच्छा, कमीशन काट के रखा किसने? X ने, तो इनकम किसकी हुई? सॉरी, ABC ने, कमीशन काट के ABC ने रखा, तो इनकम किसकी हुई? इनकम ABC की हुई। तो पेई कौन हुआ? ऑब्वियसली जिसकी इनकम होती है वो ही पेई होता है, यानी AB पेई है। तो पेयर कौन हुआ? XYZ डेवलपर। ओके, सिंस दिस इज अ केस ऑफ कमीशन तो DG नहीं लग रहा है, H लग रहा है इसमें। H में हमने पढ़ा था स्पेसिफाइड एसएससी पेयर होना चाहिए, पेई कोई भी बंदा होगा चलेगा, रेसिडेंट होना चाहिए, 15,000 से ज्यादा का कमीशन होना चाहिए, 5% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। यहाँ कमीशन पहली बात कितनी है? 50,000। ओके, अब देखना है जो पेयर है दैट इज XYZ डेवलपर। हाँ जी, XYZ डेवलपर पेयर है। तो क्या XYZ डेवलपर इंडिविजुअल एचयूएफ है क्या? नहीं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये लोग इंडिविजुअल होते हैं, XYZ डेवलपर इंडिविजुअल नहीं है। तो ये अदर्स वाले में फॉल कर रहा है क्या? हाँ जी, ये अदर्स वाले में फॉल कर रहा है। तो हम लोग को जो टर्नओवर देखना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, वो सबका देखना है कि सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ का देखना है? सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ का। यहाँ पे वो इंडिविजुअल एचयूएफ है नहीं, XYZ डेवलपर है। तो ये स्पेसिफाइड एसएससी है क्या? XYZ, अरे देखो, स्पेसिफाइड एसएससी कौन होता है? अदर्स के केस में जो भी पेमेंट करेगा 15,000 से ज्यादा। तो ये स्पेसिफाइड हुआ क्या? हाँ जी, हुआ। समझो बात को, यस, समझे कैसे हुआ? Because he's not an individual NHUF and the payment is more than 15,000, so he's an specified SSC. If he's an specified SSC and he has made payment to a resident person और कमीशन इज मोर देन 15,000 तो 5% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा।
एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो, जो इस केस में टीडीएस है वो कौन डिडक्ट करेगा, ए डिडक्ट करेगा या एक्स डिडक्ट करेगा? सोचो सोचो। एक्स करेगा, बिकॉज एक्स इज द पेयर। हालांकि उसने खुद से पे नहीं किया है, बट 50,000 रुपए तो काट के रख लिया है ना एबीसी ने। तो उस 50,000 पे 5% का टीडीएस पे करना पड़ेगा एक्स को, अपनी पॉकेट से। अपनी पॉकेट से उसको पे करना पड़ेगा। समझे सब? ओके। इसमें किसी को डाउट हुआ क्या अभी जो हमने पढ़ा? स्पेसिफाइड कैसे आइडेंटिफाई करते, समझ में आया? स्पेसिफाइड एसएससी वो बंदा होता है, दो लोग होते हैं, ठीक है। पहले बात तो अदर्स। अदर्स मतलब कंपनी, फर्म, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न वगैरह वगैरह सब कुछ, ये सारी चीजें। प्रोप्राइटरशिप एक्चुअली नहीं आएगा इसमें, फर्म वगैरह ये सब, और जो भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह ये सब कुछ आएंगे इसमें। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में क्या होगा, अगर उसका फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एक्सीड करेगा या 50 लाख, करेक्ट, तो ही होगा वो, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो अगर कोई बंदा यहां फॉल करता है तो वो स्पेसिफाइड एसएससी बन जाएगा क्या? बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्योंकि स्पेसिफाइड एसएससी के लिए वो अदर्स में है तो ऑलवेज स्पेसिफाइड एसएससी। और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तब टर्नओवर चेक करेंगे, अदरवाइज टर्नओवर नहीं चेक करेंगे। ये चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि स्पेसिफाइड एसएससी अभी आगे बहुत सारी जगह आने वाला है। परचेज कमीशन पेड टू वन ऑफ द एजेंट 25,000 टूवर्ड परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो बताओ कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल करूं इसमें? एच। क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन है नहीं, ये लॉटरी कमीशन है नहीं, एच हुआ ये। एच लगा तो एच कब अप्लाई करते, जब स्पेसिफाइड हो। इसमें सिंस कोई डेटा नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियसली अज्यूम करना है कि स्पेसिफाइड है, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं पूछते अपने से। तो पेयर इज अ स्पेसिफाइड एसएससी एंड वी आर पेड 25,000। तो 25,000 इज मोर देन 15,000, यस ऑब्वियसली। तो टीडीएस किस पे कटेगा, 25 माइनस 15 या 25? 25 पे 5%, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बोला आप लोगों ने। ओके। चलो, 194 बी बेटिंग, 194 बी भी बड़ी बेटिंग लॉटरी, और बीबी इज फॉर हॉर्स रेस, 10,000 से ज्यादा पेमेंट 30% टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। 194 डी इज फॉर इंश्योरेंस कमीशन। अरे मैं अकेले बोलूं क्या, मेरा एग्जाम नहीं है, तुम लोग का भी एग्जाम है, तुम लोग बोलो। तुम लोग का बोलना जरूरी है, मेरा बोलना जरूरी नहीं है। आ जाओ इधर। 194 डी इंश्योरेंस कमीशन, 194 जी, जी मैं लॉटरी बेचता हूँ, क्या दिक्कत है? तो कमीशन लॉटरी दोनों के सिनेरियो में 15,000 से ज्यादा पर एनम, तो 5% से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अभी सिंस अपने जैसे पढ़े कि स्पेसिफाइड एसएससी वगैरह ये सब, तो 194 बी, 194 बी, 194 डी, 194 जी में पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए सेम प्रोविजन। 194 एच जी में कमीशन लेता हूँ, हाँ सॉरी, हाँ मैं कमीशन लेता हूँ। स्पेसिफाइड एसएससी दे रहा है, किसी भी बंदे को दे रहा है, 15,000 से ज्यादा दे रहा है, 5% टीडीएस डिडक्ट करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड एसएससी? इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ या 50 लाख, तो वो स्पेसिफाइड बन जाएगा। अदर्स के केस में कंपनी, फर्म, एओपी वगैरह ये सब के केस में ऑलवेज स्पेसिफाइड एसएससी है वो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस मैंने एक लिमिट दी हुई है 15,000 की एंड एंड करके, तो जैसे आगे वाले सेक्शन में स्पेसिफाइड एसएससी आएगा तो ऑल द प्रोविजन विल बी सेम, बट लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि हर सेक्शन की लिमिट अलग है, तो उस सेक्शन की लिमिट यहाँ पे लग जाएगी। कैसे होगा बताऊंगा जब आएगा, तो तुम लोग अकॉर्डिंगली चेंजेस करते चले जाना। मैंने एक जगह लिख दिया ताकि रिवीजन करने में हेल्प मिले सबको। अब बढ़ते हैं आगे। 194 आई, आई के लिए घर लेना है, घर लेना है तो रेंट देना पड़ेगा। तो आई के लिए घर लिया हूं तो रेंट दे रहा हूं, 194 आई, आई मतलब माँ, ठीक है। तो हम रेंट पे कर रहे हैं। हम कौन है, एक स्पेसिफाइड एसएससी है। किसको पे कर रहे हैं, रेसिडेंट पर्सन को पे कर रहे हैं। और वो जो रेंट अमाउंट है दैट इज मोर देन 2,40,000 पर एनम, पर को ओनर। क्योंकि ओनर तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अपने को पर को ओनर देखना है। 2,40,000
पर एनम, ठीक है। रेंट पे क्या लेंगे? रेंट पे अगर हमने लिया प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट तो टीडीएस 2% से कटेगा। हमने लिया लैंड बिल्डिंग फर्नीचर तो टीडीएस 10% से कटेगा। 194 आई, आई के लिए घर लिया तो रेंट देना पड़ेगा, रेंट हम पे कर रहे हैं। देने वाला कौन है? स्पेसिफाइड एसएससी। लेने वाला कौन है? रेसिडेंट पर्सन। रेंट इज मोर देन 2,40,000 पर एनम पर को ओनर। प्लांट एंड मशीनरी अगर तुमने रेंट पे लिया है तो 2% से टीडीएस काटोगे। तुमने लैंड बिल्डिंग फर्नीचर लिया है रेंट पे तो 10% से टीडीएस काटोगे। एक बेसिक क्वेश्चन, टीडीएस काटेगा कौन, ओनर या टेनेंट? टेनेंट, करेक्ट, बिकॉज इनकम तो ओनर की है ना, तो टेनेंट काटेगा, टेनेंट इज द पेयर। तो स्पेसिफाइड एसएससी होना कौन चाहिए, ओनर या टेनेंट? सोचो ध्यान से। टेनेंट, टेनेंट होगा ना, बिकॉज पेयर शुड बी स्पेसिफाइड एसएससी, पेई कैन बी एनी पर्सन। अब पेयर शुड बी स्पेसिफाइड एसएससी, तो इस वाले केस में स्पेसिफाइड एसएससी कौन होगा? अदर्स तो होंगे ही। इंडिविजुअल एचयूएफ तब होंगे जब उनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में क्रॉस होगा 1 करोड़ या 50 लाख, प्लस रेंट पेड। अब समझे लिमिट चेंज की क्या बात कर रहा हूँ, प्लस रेंट पेड इज मोर देन 2,40,000 पर एनम पर ओनर। यहाँ पे 15,000 मत लगा देना, ठीक है, वो कॉमन के लिए वहां पे लिखा हुआ था, यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज करते रहना। तुम लोग चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हो। तो ये बात हुई रेंट की। अगर एक रेंट को मैं एडवांस में पेमेंट कर रहा हूँ तो भी टीडीएस लगेगा क्या 194 आई का? हाँ जी, 194 आई का टीडीएस लग जाएगा एडवांस रेंट पे। एरियस ऑफ रेंट, पुराना रेंट पेमेंट कर रहा हूँ तो भी टीडीएस लगेगा क्या? हाँ जी, उसके लिए भी टीडीएस एप्लीकेबल है। अब रेंट के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अगर वो रिफंडेबल है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, और अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो टीडीएस कटेगा। अच्छा, रिफंडेबल पे कोई टीडीएस क्यों नहीं कटेगा? तो एक बात सोचो, 10,000 रुपए तुमने ओनर को दिए और ओनर तुमको वो 10,000 रिटर्न कर रहा है, तो ओनर का कोई इनकम हुआ क्या? वही नहीं ना, टीडीएस तो इनकम पे कटता है। जब इनकम ही नहीं है तो टीडीएस कहाँ से आएगा? बट नॉन रिफंडेबल के केस में वो 10,000 मार लेगा ओनर, तो वो ओनर का इनकम हो जाएगा, इसलिए टीडीएस आएगा। ओके, ये रेट वाला पॉइंट छोड़ेंगे क्योंकि अभी पढ़े नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग टीडी अमाउंट निकालेंगे फॉर टीडीएस, उसमें म्युनिसिपल टैक्स मत लेना, जीएसटी मत लेना, म्युनिसिपल टैक्स मत लेना, जीएसटी मत लेना। टीडीएस जब म्युनिसिपल टैक्स और जीएसटी पे टीडीएस नहीं करता है। ओके, अब एक बंदा है, ठीक है, मुंबई का बंदा है, वो गुजरात जाता ही रहता है। अब वो गुजरात जाता है तो होटल बुक करता है, तो वो जब जाता है ना तो काफी लंबे समय के लिए जाता है, महीने में समझ लो 15 दिन वो जाता ही जाता है, और उसी होटल में जाता है और उसी होटल को बुक करता है। तो ऊपर से देखने से तुमको लगेगा ये होटल चार्जेस है, ठीक है। होटल चार्जेस पे तो ऑब्वियसली टीडीएस नहीं करता है, क्योंकि आप जब रूम लेने जाते हो तो थोड़ी ना आप टीडीएस काट के उसको पेमेंट करते हो, आप तो पूरा पेमेंट कर देते हो। बट गवर्नमेंट बोलते है कि अगर होटल अकोमोडेशन रेगुलर बेसिस पे है तो फिर 194 आई लगा देना। ऐसा माना जाएगा कि उसने उस पर्टिकुलर रूम को ले लिया है रेंट पे और वो वहां पे रह रहा है, ठीक है। तो टीडीएस किस पॉइंट, कितने रेट से कटेगा, 2% या 10%, जल्दी बताओ। तो 10% से कटेगा, बट कटेगा तभी जब स्पेसिफाइड एसएससी है और 2,40,000 पर एनम से ज्यादा का रेंट या रूम भाड़ा जा रहा है, तभी, अदरवाइज नहीं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे अपने। अब एयरपोर्ट में जो होता है ना, ठीक है, इसको एक साथ ही लेंगे, अभी इसको स्किप करेंगे क्योंकि इसको 194 सी के बाद करेंगे, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। वेयर हाउसिंग चार्जेस पे 194 आई लगता है, यानी वेयर हाउस पे अगर आप कोई सामान रखते हो तो 194 आई लगता है। इसका एक एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस पे 194 आई नहीं लगता है, 194 सी कॉन्ट्रैक्ट का, ये पढ़े नहीं है बता दे रहा हूँ क्योंकि इसके साथ आया इसीलिए। कोल्ड स्टोरेज पे 194 आई नहीं लगता, वहां पे 194 सी लगता है। अदर देन कोल्ड स्टोरेज वाले केस में जो वेयर हाउसिंग होती है उसमें 194 आई लगता है। आई किसके लिए? रेंट के लिए, आई के लिए रेंट, तो वो रेंट के लिए।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन नंबर 194 IB। तो दिस सेक्शन, ये पहले नहीं था, ये नया ही सेक्शन है, लास्ट 2 ईयर पहले ही आया। दिस सेक्शन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड टू ओवरकम द शॉर्टफॉल ऑफ 194I। यानी 194I में जो बंदे नहीं कवर हुए उनको 194IB में कवर करते हैं अपने। तो 194I में कौन सा बंदा कवर नहीं है, जल्दी बता दो। तो वहां पे इंडिविजुअल HUF कवर नहीं है, जो कि स्पेसिफाइड एसएससी नहीं बनता, यानी जिसका टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ या 50 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 21-22, राइट। वो कवर नहीं होता है, वो स्पेसिफाइड होता नहीं है, तो 194I में नहीं आएगा। तो अगर वो 194I नहीं आएगा तो वो किस में आएगा, 194IB में आएगा। किस में आएगा, 194IB। यहाँ पे लिमिट क्या है, यहाँ पे लिमिट है 50,000। ठीक है, कम लग रहा होगा, कम नहीं है, पर मंथ है। यानी 50,000 रेंट देना पर मंथ बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बड़े लोग हैं। तो अगर बड़े लोग हैं तो 194IB में आएंगे वो बड़े लोग, एंड 50,000 से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हैं पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, तो TDS कटेगा 5%। ओके, वो कौन है, वो ऐसे इंडिविजुअल हैं जो 194I में कवर नहीं है। 194I में कौन से इंडिविजुअल कवर नहीं होते, जिनका फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ या 50 लाख प्रोफेशन में है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, TDS जो 5% का है वो कौन काटेगा, टेनेंट या ओनर? टेनेंट काटेगा, ठीक है। और अगर ओनर ने अपना पैन नहीं दिया तो TDS रेट विल बी 20%। TDS रेट विल बी 20%, बट डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड लास्ट मंथ रेंट। लास्ट मंथ का जो रेंट है उससे ज्यादा का TDS नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो उससे ज्यादा फिर काट के जमा क्या करवाएंगे, जब रेंट ही उतना कम है। 20% लगाने के बाद भी अगर, मतलब 20% फॉर एग्जाम्पल समझ लो उसने नहीं दिया, ठीक है, एंड द रेंट ओवर ईयर, और जो अपना रेंट जा रहा है वो जा रहा है 100 रुपए करके पर मंथ, 100 रुपए पर मंथ करके रेंट जा रहा है। 20% हम लगाएंगे, 20% हम लगाएंगे, अब 5% हम 20% लगाएंगे तो 20 आएगा रेंट, TDS 20 TDS जमा करना। बट जो लास्ट मंथ का रेंट है ना, लास्ट मंथ जिस दिन हम खाली कर रहे हैं, ठीक है, उस दिन जो मैं रेंट पे करूंगा वो 10 रुपए ही पे करने वाला हूँ। तो बताओ फिर 10 रुपए से TDS कटेगा या 20 रुपए से TDS कटेगा? तो 10 रुपए से TDS कटेगा, क्योंकि लास्ट मंथ का रेंट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, टाइम ऑफ पेमेंट, डिडक्शन, टाइम ऑफ डिडक्शन, पेमेंट या क्रेडिट ऑफ द रेंट विच एवर इज अर्लियर, उसके अकॉर्डिंगली तुम डिपॉजिट करवा देना। अच्छा, मान लो तुम घर खाली कर रहे हो, तो ऑब्वियसली लास्ट, ऐसे देखो इसका डिडक्शन लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है। पूरे साल तुम रहो, फिर टोटल जितना तुमने रेंट पे किया इंटू 12 मारो, उसका 5% करो और जमा करवा दो। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम दिसंबर में खाली कर रहे हो, तो फिर तुम मार्च तक थोड़ी वेट करोगे, तब तुमको दिसंबर में करना पड़ेगा। तो लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर या लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में विच एवर इज अर्लियर है उस टाइम तुम जाके जमा करवा देना TDS को, ठीक है। इसीलिए ये पॉइंट आया, बट द डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड लास्ट मंथ रेंट, क्योंकि अपने जमा करवाएंगे पूरे साल का एक साथ, बट लास्ट मंथ का रेंट तो कम हो सकता है ना 50,000 से, जरूरी थोड़ी कि वो 50,000 क्रॉस ही करे। बट 11 महीना का तो 50,000 क्रॉस किया ना, तो उस 11 महीना के लिए तो TDS जमा करवाना पड़ेगा। बट जो लास्ट मंथ का रेंट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट ये पॉइंट तभी लगाना, ये पॉइंट तभी लगाना जब 20% वाला पॉइंट लगाओगे, यानी जब उसने पैन नहीं दिया है। बाकी और किसी सिनेरियो में ये वाला पॉइंट नहीं अप्लाई करोगे तुम लोग। तो हम लोग ने दो सेक्शन पढ़ा, 194I, 194IB। 194I फॉर आई के लिए रेंट, रेंट अगर हम लोग पे कर रहे हैं 2,40,000 पर एनम पर ओनर से ज्यादा, तो हम लोग TDS जमा करेंगे कितना, प्लांट एंड मशीनरी है तो 2%, अदर्स है तो 10%। एंड देने वाला कौन है, स्पेसिफाइड पर्सन, लेने वाला कौन है, रेसिडेंट पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, इंडिविजुअल HUF जिसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 1 करोड़ या 50 लाख एक्सीड कर रहा है। कंपनी वगैरह तो ऑलवेज कवर्ड है, उसके लिए टर्नओवर चेक करने की कोई नीड नहीं है। एडवांस पे TDS कटेगा, हाँ। एरियर पे कटेगा, हाँ। रिफंडेबल डिपॉजिट पे नहीं, नॉन रिफंडेबल पे हाँ। म्युनिसिपल टैक्स और GST एक्सक्लूड करना है। वेयर हाउसिंग चार्जेस 194I में आता है,
बट कोल्ड स्टोरेज 194C में जाता है। अभी पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, बस अभी समझो कि 194I में नहीं आता है। होटल एकोमोडेशन चार्जेस अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो 194I। रेंट इन मिडिल ऑफ द ईयर इंक्रीज होके, हाँ तो जब इंक्रीज होगा तब से काउंट करना है, जिस मंथ का 50,000 से ज्यादा है उस मंथ का काउंट करना है। फिर हम लोग आए 194 आई बी इज फॉर बड़े लोग, वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो आई में कवर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो आई में कवर है तो आई में लेंगे ना, हम यहाँ आएंगे ही क्यों। तो हम आई बी में तभी आएंगे जब वो आई में कवर नहीं है इंडिविजुअल एचयूएफ। इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट के लिए सिर्फ सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और रेंट इज मोर देन 50,000 पर एनम या पार्ट, सॉरी पर मंथ और पार्ट, टीडीएस विल बी डिडक्टेड 5%, ठीक है। पैन नहीं दिया तो 20%, सिंपल। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, अभी तक जितना पढ़ा उसमें किसी को कुछ भी पूछना है? पानी पी लेता हूं, तुम लोग भी पानी पी लो। हाँ जी, मतलब क्या सुमित, डाउट है कि डाउट नहीं है? हाँ जी सर डाउट है। हाँ जी सर डाउट नहीं है। तो सेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, सीक्वेंस में नहीं है, बट सेक्शन इज इन सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेप्ट, या तुम्हारा ऑन इन द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, जिस हिसाब से तुम उसको लर्न कर पाओ, इजी पड़े तुमको। अब हम लोग आते हैं 192। 192 इज फॉर सैलरी, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए बनने के बाद आपको सबसे ज्यादा इसी की नीड होने वाली है, ठीक है। 192, आप मस्त पास हो गए, आपके लग गए जॉब, आपकी जॉब लगी, सीटीसी उन्होंने बोला 10 लाख रुपए, आप खुश हो गए, 10 लाख, चलो 12 करते हैं, 12 लाख रुपए, आप खुश हो गए, आपको लगा 1 लाख रुपया पर मंथ आपकी जेब में आएगा। बट एक्चुअली जब आप पहुंचे तो आपके हाथ में आया सिर्फ 70,000 रुपीज। आप हो गए कंफ्यूज कि भाई रिमेनिंग कहाँ चला गया। तो रिमेनिंग टीडीएस कट गया, या रिमेनिंग और भी होते हैं उस सब में कट जाते हैं, ठीक है। तो जब भी जॉब लेने जाओ तो सीटीसी पे बात मत करना, तुम लोग बोलना इन हैंड कितना आएगा पहले ये बताइए, सीटीसी वगैरह मेरे को मत बताइए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 192। 192 बोलता है अगर सैलरी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है तो टीडीएस स्लैब रेट से कटेगा, है। ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिंपल है। मान लो एम्प्लॉयर इज मिस्टर ए, एम्प्लॉय इज मिस्टर बी, तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी की पूरी इनकम निकालेगा, एस्टिमेट करेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एस्टिमेट कर ले, उस मतलब पहले से एस्टिमेट कर लेगा, एस्टिमेट करके टोटल इनकम निकालेगा, उस पर टैक्स निकालेगा, जो टैक्स आएगा उसको डिवाइड बाई 12 मारेगा, मतलब जितना साल भी काम, जितना मंथ भी काम किया उतने मंथ से डिवाइड करेंगे, फिर पर मंथ आ जाएगा, या पर मंथ का टीडीएस जमा करवा देगा एम्प्लॉय, सिंपल। एम्प्लॉय की टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाई 12 मारेंगे, अगर पूरे साल काम किया उसने तो जितनी भी पर मंथ इनकम बनेगी उतनी पर मंथ इनकम हम लोग जमा करवा देंगे। एकदम सिंपल है, सही है ना। लेकिन कुछ पॉइंट्स, पॉइंट्स ये है कि जो एम्प्लॉयर है वो क्या क्या कंसिडर करेगा जब वो टोटल इनकम निकालेगा, तो वो कंसिडर करेगा, चलो इससे ही देखते हैं। वो सैलरी कंसिडर करेगा ऑब्वियसली, चूंकि वही पे कर रहा है। एचपी कंसिडर करेगा इनकम, पीजीबीपी इनकम, सीजी, अच्छा, और ये अगर ये सारी इनकम वो तभी कंसिडर करेगा जब इम्प्लॉय एम्प्लॉयर को बताएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो भी सबूत के साथ, क्योंकि बिना प्रूफ के अगर बताएगा तो एम्प्लॉयर वैसे भी यकीन नहीं कर पाएगा। अगर एम्प्लॉयर को यकीन दिलाना तो सबूत के साथ तुमको देना पड़ेगा, बताओगे तभी वो कंसिडर करेगा। फिर वो डिडक्शन कंसिडर करेगा क्या, हाँ जी वो डिडक्शन भी कंसिडर करेगा, एटीसी वगैरह ये सब, प्रोवाइडेड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को बताएगा और सबूत भी देगा तभी। फिर टोटल इनकम आएगा, टैक्स निकालेगा, कोई टीडीएस वगैरह होगा नहीं, तो जो भी टैक्स पेबल आएगा उसको डिवाइड बाई 12 मारेगा और पर मंथ जाके टीडीएस जमा करवा देगा। एक चीज जो इसमें ध्यान देनी है वो ये देनी है कि लॉसेस कंसिडर नहीं करेगा। मान लो कैपिटल गेन में लॉस हुआ है तो वो कंसिडर नहीं करेगा वो, ठीक है। बट हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो वो कंसिडर करेगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कंसिडर करेगा, बाकी किसी हेड का लॉस कंसिडर नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है।
फिर क्या हुआ, दो केस लॉ है यही कवर कर लेते हैं। वेटर्स को अपने टिप देते हैं, ठीक है, तो वेटर को जो भी हम लोग टिप देते हैं तो क्या उसका सैलरी का पार्ट होता है क्या? नहीं, वो टिप उसका सैलरी का पार्ट नहीं होता है। तो अगर सैलरी का पार्ट नहीं होता है तो 192 एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि 192 सिर्फ और सिर्फ सैलरी पे लगता है, तो 192 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आईटीसी का केस था, आईटीसी लिमिटेड, उसमें क्या होता है कि टिप मिलता है वेटर को, भले ही पेमेंट, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान लो तुम गया पेमेंट करना, तुम्हारे पास कैश नहीं है पर तुमको टिप देना है, तो तुम क्या करोगे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे, 1,000 का बिल हुआ है, तुम 1100 मान लो कर दिया तुमने, 1100 स्वाइप किया तुमने, बंदे को बोला ओनर को कि 100 रुपए तुम इसको दे देना, उस सिनेरियो में भी ये सैलरी नहीं बनेगा, क्योंकि वो बस पास ऑन कर रहा है उतने अमाउंट को और कुछ नहीं कर रहा एम्प्लॉयर, ठीक है। फिर आया मणिपाल हेल्थ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। देखो, अगर डॉक्टर फीस लेता है ना पर पेशेंट के बेसिस पे तो 192 नहीं आएगा, 194 जे आएगा, अभी पढ़े नहीं है, बट अभी बस इतना समझो 192 नहीं आएगा उसमें, अगर डॉक्टर पेशेंट वाइज फीस ले रहा है तो हॉस्पिटल से, ठीक है। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट समझते हो क्या होता है? पढ़े हो गए पहले, होता है इसमें ये नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट सैलरी का ही पार्ट होता है। जैसे हो गया समझ लो ट्रैवल अलाउंस हो गया, या कंप्यूटर लैपटॉप हम लोग कंपनी प्रोवाइड कर रही है ऑफिस यूज के लिए, या कोई रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कर रही है ऑफिस आवर्स के दौरान, तो ये सब होता है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, ये सैलरी का ही पार्ट होता है। अब नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट सैलरी का पार्ट होता है, तो मेरे को एक चीज बताओ, ये जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है, क्या ये इनकम है क्या एम्प्लॉय की? हाँ जी, सैलरी का पार्ट है तो एम्प्लॉय की इनकम हुई, ऑब्वियस सी बात है। एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है क्या? हाँ जी, एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है, राइट। तो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट अगर 1 लाख रुपए है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, अपने पीएल में उसको एज एन एक्सपेंस डाल सकता है क्या? डाल सकता है। अभी पीजीबीपी पढ़े नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पीजीबीपी में हम लोग एक्सपेंस का डिडक्शन ले सकते हैं, जो जो एक्सपेंस हमने किया है ना वो हम माइनस कर सकते हैं अपनी इनकम से, तो हम लोग ये माइनस कर सकते हैं क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंस। ये एम्प्लॉय का इनकम है, करेक्ट। तो इस पे टैक्स कौन पे करेगा? एम्प्लॉय 30,000 जो भी टैक्स बनेगा, 30% एग्जाम्पल, तो वो पे कर देगा अपना टैक्स, ठीक है। इसमें तो नॉर्मल कैलकुलेशन था, कुछ भी दिमाग नहीं था, दिमाग अब लगेगा। अब हुआ क्या, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट 1 लाख था, एम्प्लॉयर ने अपने पीएल में उस एक्सपेंस को डाल दिया, एम्प्लॉय ने अपने इनकम में उसको दिखा दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, सब सही जा रहा था। चेंज तब आया जब 30,000 का जो टैक्स बना था उस 1 लाख पे नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट में, उसको एम्प्लॉयर ने जमा करवा दिया ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। ओके, अब एम्प्लॉयर बोलता है कि ये हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और इसको पीएल में डालेंगे और पीजीबीपी में इसका डिडक्शन लेंगे, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, ऐसा तुम नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज नॉट योर एक्सपेंस, ये तुमने खुद से होके जमा करवाया है, तो दैट इज नॉट योर एक्सपेंस इज दिस 1 लाख रुपीज, तुम इसको डालो पीएल में, इसका डिडक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम इस 30,000 को पीएल में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ये तो टैक्स अमाउंट है ना, और ये भी तुमने जमा करवाया, पर है एम्प्लॉय का, है एम्प्लॉय का, जमा तुमने करवाया। तो इस लाइन से एक चीज और निकल के आती है, टैक्स है किसका, एम्प्लॉय का है, करेक्ट, जमा एम्प्लॉयर ने करवाया है, साउंड लाइक टीडीएस, टीडीएस के जैसा साउंड करता है, हाँ जी। तो उस हिसाब से इसका क्रेडिट क्या एम्प्लॉय ले सकता है? हाँ जी, इसका क्रेडिट एम्प्लॉय ले सकता है, बिकॉज दिस टैक्स इज ऑफ एम्प्लॉय, भले ही जमा एम्प्लॉयर ने करवाया पर है तो एम्प्लॉय का ही पैसा ना, अगर एम्प्लॉयर नहीं करता तो एम्प्लॉय को करना पड़ता, बट सिंस एम्प्लॉयर ने कर दिया है तो एम्प्लॉय को टैक्स नहीं करना पड़ेगा, तो वो माइनस कर सकता है उस अमाउंट को। ओके, हाँ, एम्प्लॉय को बेनिफिट हो गया क्या? हाँ, हो गया बेनिफिट। और कैसे बेनिफिट हो गया? क्योंकि उसको उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ा, प्लस उसको क्रेडिट भी मिल गया, तो उसको बेनिफिट हो गया, इसमें उसके पॉकेट से गया नहीं, ठीक है। बट ये बेनिफिट देना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसको एम्प्लॉय को रिटेन भी तो करना पड़ता है ना, तो उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं देंगे तो वो रिटेन कैसे होंगे, एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के भागने लगेंगे ना, तो ये सब बेनिफिट दिया जाता है, सब नॉर्मल है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जाओगे ना तो सब नॉर्मल होता है। तो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट में टैक्स अगर बोन कर रहा है एम्प्लॉयर, तो सच टैक्स
ध्यान देना, टैक्स अमाउंट की बात कर रहा हूँ। नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर पीजीबीपी टू एम्प्लॉयर, ईआर मतलब एम्प्लॉयर होता है। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि ऑब्वियसली उसका टैक्स ऑलरेडी जमा हो चुका है, तो वापस से टैक्स करने का कोई पर्पस नहीं है। हाउएवर टीडीएस क्रेडिट विल बी अवेलेबल टू एम्प्लॉय, टीडीएस क्रेडिट ले लेगा उस अमाउंट का। वो टैक्स एम्प्लॉयर ने जमा किया है, एम्प्लॉय का नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलेगा पीजीबीपी में, बल्कि एम्प्लॉय को एज अ टीडीएस क्रेडिट मिल जाएगा वो अमाउंट। समझे सब? ठीक है। सैलरी बाय फर्म टू पार्टनर, तो इस पे टीडीएस नहीं लगता है। कोई फर्म अगर पार्टनर को दे रही है सैलरी, तो वो सैलरी नहीं होता है, उस पे टीडीएस नहीं लगता है। वो टैक्सेशन ऑफ फर्म अपना एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें समझेंगे। अभी बस इतना समझो कि उस पे 192 नहीं लगता है, 192 इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस में कुछ सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं अपने से होता है कि नहीं। LL Limited, question number 11, page number 6. LL Limited paid leave travel facility to its employee and considered exemption under 10(5) based on the self-declaration furnished by employees. The assessing officer held that company as an employer ought to have verified the genuineness of the claim of exemption by obtaining from them the proof of actual expenditure incurred by availing leave travel facility. Accordingly, the assessing officer treated SSC company as SSC in default. एक कंपनी है, लीव ट्रैवल फैसिलिटी उसने दिया, एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय ने उसको एज एन एग्जाम्पशन क्लेम कर दिया। एलटीए को हम लोग एज एन एग्जाम्पशन 10(5) में क्लेम कर सकते हैं, तो वो एम्प्लॉय का जब कैलकुलेशन कर रहा था तो 10(5) में उसको एज एन एग्जाम्पशन दे दिया। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस में तुमने कैसे एग्जाम्पशन दे दिया, तुमको तो वेरीफाई करना चाहिए था बिल से, या प्रूफ होना चाहिए था ना। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से कंपनी लाइबल होगी कि नहीं होगी, डिफॉल्ट में होगी कि नहीं होगी? यस, तो कंपनी विल बी इन डिफॉल्ट, रीजन बिंग कि उसकी लायबिलिटी है कि अगर वो कोई चीज कैलकुलेट कर रहा है तो उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वो चीज सही है कि नहीं। ऐसे तो एम्प्लॉय कुछ भी आके बोल देगा तो तुम सब मान लोगे क्या? वो कुछ भी इनकम बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, कोई भी डिडक्शन बोलेगा एटीसी में, तो थोड़ी ना ले लोगे। एक प्रूफ होना चाहिए और तुम उसको वेरीफाई करो। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट इन लॉ। तो जो एक्शन असेसिंग ऑफिसर ने लिया है डिफॉल्ट में बोलने का कंपनी को, दैट इज राइट। MNO Limited, the employer credited salary due for financial year 22 amounting to 3,40,000 to account of Q and employee. In its books of accounts, itna. Q has not furnished any information about his income loss for any other head, ना 80C का डिडक्शन भी नहीं दिया। तो तुम एज एन एम्प्लॉयर क्या करोगे तुम्हारे हिसाब से? तुम बताओ, जनरल नॉलेज से बताओ क्या करोगे। सोचो सोचो सोचो। सर जनरल नॉलेज से मेरे को ऐसा लगता है जब इंफॉर्मेशन उसने दिया ही नहीं है तो हम कंसीडर कैसे करेंगे? तो नहीं करो कंसीडर, ऑब्वियस सी बात है। कोई डिडक्शन कुछ मत दो, स्ट्रेट अवे 3,40,000 पे टैक्स लगा दो, 3,40,000 पे टैक्स लगा दो, डिवाइड बाई 12 मारो, टीडीएस काट। ठीक है, सिंपल, वेरी गुड। एक एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको एरियर ऑफ सैलरी मिलता है। इस क्वेश्चन में ना इंपॉर्टेंट लिखना, यहाँ पे एक लर्निंग फैक्टर है, अपने को एक चीज लर्न करना है इसमें। ठीक है, पहली बात तो सिंपल है, एरियर ऑफ सैलरी पे भी टीडीएस कटेगा क्या? हाँ जी, एरियर ऑफ सैलरी पे भी टीडीएस कटेगा। सैलरी इज अ सैलरी वेदर इट इज रिसीव्ड इन एडवांस और रिसीव्ड इन एरियर और रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ, तो उस पर तो कटेगा। बट एक याद रखना कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एरियर्स मिल रहा है ना, तो उसमें एक रिलीफ मिलता है सेक्शन नंबर 89 का। इन डेप्थ नहीं जाना है, इन डिटेल जाने का कोई नीड नहीं है, बस इतना याद रखो सेक्शन 89 में रिलीफ मिलेगा। वो रिलीफ को कंसीडर करेगा एम्प्लॉयर, उसके बाद जो अमाउंट बनेगा उस पे टीडीएस काटेगा, उसके बाद जो अमाउंट बनेगा उस पे टीडीएस काटेगा, वो रिलीफ कंसीडर करने के बाद। और वो रिलीफ कंसीडर करने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट है उसको फॉर्म नंबर 10E भी जमा करना पड़ेगा, यानी एम्प्लॉयर को फॉर्म 10E भी जमा करवाना पड़ेगा। बस ये एक सिंपल सा पॉइंट है इसमें, और कुछ नहीं। इसको लर्न करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क करवाया एग्जाम के पहले, इसको हाईलाइट किया हुआ देख के जरूर जाना। चलो ये तो गया। Raj is working with AB Limited. He is entitled to salary of 55,000 per month with effect from 1/4/2022. He has a house property which is self-occupied. He paid interest of rupees 80,000 as loan during the previous year. The loan was taken for the construction of the house.
he has notified his employer that there will be a loss of 80,000 in respect of the house property. तो बताओ इस 80,000 लॉस को कंसिडर करेंगे क्या? ऑल लॉसेस विल नॉट बी कंसिडर एक्सेप्ट एचपी लॉस, यानी सिर्फ एचपी का लॉस कंसिडर होता है और बाकी कोई लॉस कंसिडर नहीं होता है। तो अपने क्या करेंगे, सिंपल है, अपने करेंगे 55,000 इंटू 12 किया हमने तो आया 6,60,000, इसमें से माइनस करेंगे 80,000, तो जो फिगर आएगी वो फिगर पे अपने टैक्स कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय 12 मारेंगे एंड एज इट इज कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल है। अब एक चीज आप लोग को सिखा रहा हूँ, सैलरी और एचपी अपने सिलेबस में आता नहीं है, ठीक है, बट सैलरी से रिलेटेड एक पॉइंट आता है जो आपको पता होना चाहिए। वो एक पॉइंट ये है कि सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16, लर्न करना है, यस लर्न करना है, 50,000 रुपीज का। तो जो भी आप सैलरी कभी भी कैलकुलेट करोगे पूरे डीटी में, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 देना भूलना मत। कहाँ नहीं देना वो बता दूंगा, बट जनरली हर जगह देना है। ओके, तो हमने वो दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हमने किया, ये आया, डिडक्शन कुछ है नहीं, अपने फिर टैक्स कैलकुलेट किया। टैक्स कैलकुलेट अभी करना सिखाया नहीं हूं तो करना भी मत, जब सिखाऊंगा तब करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है। ओके, चलो इसी के साथ एक मिलता जुलता सेक्शन भी कर लेते हैं, 192A। 192 किया, अब हम करने जा रहे हैं 192A। 192A बोलता है जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा और वो 50,000 या उससे ज्यादा, लिख लेना ध्यान देके, ठीक है, 50,000 या उससे ज्यादा, तो टीडीएस कटेगा 10% से, टीडीएस कटेगा 10% से। अब इसको बाइफरकेट करके मैंने इसी चार्ट में समझा दिया, तो अगर तुम ये चार्ट देखोगे तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा, बस टीडीएस रेट याद रखना 10% होगा। थ्रेशोल्ड क्या, अगर स्टैट्यूटरी पीएफ से विड्रॉल हो रहा है तो एग्जेम्प्ट, ऑलवेज एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगता, तो टीडीएस का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि टीडीएस इनकम पे लगता है, एग्जेम्प्ट इनकम पे टीडीएस नहीं लगता है। अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ से अगर विड्रॉ करोगे तो 50,000 या उससे ज्यादा है तो ही टीडीएस कटेगा। अगर रिकॉग्नाइज्ड पीएफ से विड्रॉ करोगे तो 50,000 या उससे ज्यादा है, प्लस the employee has not completed continuous service of 5 years, plus the employee has not uh, completed continuous service of 5 years, तभी टीडीएस कटेगा। ये पॉइंट सिर्फ इसके लिए है, ठीक है, बाकी के लिए नहीं है। तो इन्हीं तीनों से विड्रॉल होता है, तो मैंने तीनों को बाइफरकेट करके दे दिया, अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से तुम अप्लाई कर सकते हो जो भी क्वेश्चन में आएगा। स्टैट्यूटरी पीएफ आया तो ऑलवेज एग्जेम्प्ट, नो टीडीएस। अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ तो 50,000 से ज्यादा या उससे ज्यादा है तो टीडीएस। रिकॉग्नाइज्ड है तो 50,000 या उससे ज्यादा, प्लस नॉट कंप्लीटेड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 years। अच्छा, ये पॉइंट क्यों देते हैं पता है? रिकॉग्नाइज पीएफ में लिखा हुआ है कि अगर तुम 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस दे देते हो तो वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो अगर वो इनकम एग्जेम्प्ट कब नहीं होगी, जब 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस नहीं हुआ। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वहां से पॉइंट यहाँ पे आया है, ठीक है। चलो अब हम लोग जा रहे हैं 193 की तरफ। हमने किया 192 सैलरी, 192A अपने किए पीएफ से जो भी अपने पैसा निकालते, पीएफ से अपने जो भी पैसा निकालते उसके लिए 50,000 उससे ज्यादा है तो 10% करके कटेगा। 50,000 देखना है क्या? नहीं, आप नीचे वाला टेबल देखना। क्या बता दो? एमएमआर अभी नहीं, अभी बस जितना पढ़ा रहा उस पर ध्यान दो, अभी जो नहीं पढ़ा रहा उसको स्किप करो, मतलब समझो नहीं लिखा है बुक में, ठीक है। वो जब जैसे जो नीड होगा वो चीज आ जाएगी। अब बात करते हैं 193। 193 इज फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है? बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब पे जो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। देने वाला कोई भी पर्सन हो सकता है, लेने वाला एक रेसिडेंट होना चाहिए, टीडीएस 10% से कटेगा। स्लैब क्या है? तो 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, 7.75% ऑफ सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, 6.5% ऑफ गोल्ड बॉन्ड, 7% ऑफ गोल्ड बॉन्ड। अगर ये सारे हैं तो इसमें तभी कटेगा जब 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है, जब 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है तभी 10% टीडीएस कटेगा। बाकी हर सिनेरियो में कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, नो थ्रेशोल्ड।
ठीक है, 1 रुपया का है तो भी टीडीएस कटेगा, 5 रुपए का है तो भी टीडीएस कटेगा, 1000 लाख का है तो भी टीडीएस कटेगा ही कटेगा। किसकी बात कर रहा हूँ? बॉन्ड डिबेंचर वगैरह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ एक और लिमिट है एकदम नीचे वाले पॉइंट में। कोई डिबेंचर अगर इशू करता है, पब्लिक कंपनी डिबेंचर इशू किया, किसको? एक इंडिविजुअल को, एक एचयूएफ को। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है वो अगर 5,000 एक्सीड नहीं करता है और पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से हुआ है तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या बनेगा? 5,000 का। ठीक है, प्लस वो अकाउंट पे ही चेक वाला भी कंडीशन देखना पड़ेगा। अगर 5,000 से कम है बट पेमेंट हुआ है कैश में तो टीडीएस कटेगा क्या? हाँ जी, क्योंकि टीडीएस तब नहीं कटता है जब 5,000 से कम है प्लस अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट हो रहा है। ओके, अब इसी के साथ नॉन एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे नहीं लगता है। एलआईसी, जीआईसी, अदर इंश्योरेंस से लगता है तो भी नहीं लगेगा। लिस्टेड सिक्योरिटी इन डीमैट फॉर्मेट, यानी कोई शेयर्स वगैरह जो डीमैट फॉर्मेट पे उस पर कोई इंटरेस्ट मिला, ऑब्वियसली नहीं मिलता, लेकिन मिला है तो फिर उस पर नहीं लगेगा। एनएससी 7 साल का जो एनएससी होता है उसमें नहीं लगेगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 54 ईसी वाला, इस पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पे टीडीएस नहीं लगता है। ये लर्न करना है क्या? हाँ, ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा लर्निंग पोर्शन है। तो 193 क्या बोलता है? इंटरेस्ट, किस चीज का इंटरेस्ट? बॉन्ड का इंटरेस्ट, डिबेंचर का इंटरेस्ट। देने वाला एनी पर्सन, लेने वाला रेसिडेंट। टीडीएस रेट इज 10%। वो सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड वगैरह ये सब है तो 10,000 की लिमिट है, और अदर्स के केस में कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। बट ये किस पे नहीं लगता है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे नहीं लगता है, डीमैट सिक्योरिटी पे नहीं लगता है, एलआईसी की सिक्योरिटी पे नहीं लगता है, पावर फाइनेंस पे नहीं लगता है, 7 साल का एनएससी पे नहीं लगता है, और उस डिबेंचर पे नहीं लगता है जो पब्लिक कंपनी ने इशू किया है इंडिविजुअल एचयूएफ को, और जो इंटरेस्ट है वो 5,000 से ज्यादा नहीं है, प्लस जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो अकाउंट पे चेक के थ्रू हुआ है। 193 फॉर यू। एग्जाम में आता है क्या? उतना ज्यादा नहीं आता है। 194 ए बहुत ज्यादा आता है। 193 is for interest on securities, तो 194 ए is for interest other than securities। 193 is for interest on securities, तो 194 ए is for interest other than securities। देने वाला स्पेसिफाइड पर्सन, समझ गया होगा क्या होता है। लेने वाला रेसिडेंट पर्सन, टीडीएस रेट इज 10%। यहाँ थ्रेशोल्ड थोड़ा ध्यान देंगे। इंटरेस्ट, अच्छा, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया? शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बोरोइंग्स, ये सब हो गया। ऑब्वियस सी बात है, इसी पे इंटरेस्ट होता है। अगर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, जिससे इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को, तो अगर वो एक बैंक या पोस्ट ऑफिस है तो लिमिट इज 50,000 रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को अगर दे रहा है तो, और अदर केस में द लिमिट इज 40,000, या 40,000 से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा। द लिमिट इज बैंक वाइज एंड नॉट ब्रांच वाइज। ब्रांच वाइज लिमिट नहीं है, बैंक वाइज लिमिट है। अब ये क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर आएगा, इसमें क्लैरिटी आएगी। ओके, अदर केस में 5,000 लिमिट। अच्छा, ये लिमिट किस चीज की है? इंटरेस्ट की, लोन अमाउंट की नहीं, इंटरेस्ट की लिमिट है ये। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन पूछता हूं। मिस्टर एक्स हैज गिवन लोन टू मिस्टर वाई, अनसिक्योर्ड लोन टू मिस्टर वाई। ठीक है, द इंटरेस्ट इज 10,000 रुपीज। सो लिख के बताता हूं। एक्स ने मिस्टर ए को लोन दिया। ठीक है, लोन इज फॉर, समझ लो 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का लोन दिया है। इंटरेस्ट रेट ओवर ईयर इज 10%। ओके, 2 लाख कर देते हैं, 2 लाख है, 10%। नाउ टेल मी, कौन किसको इंटरेस्ट देगा? इंटरेस्ट कौन किसको पे करेगा? ए। ए विल पे टू एक्स, करेक्ट। सो इनकम है किसकी? इनकम है सर एक्स की। ठीक है, तो पेयर कौन है? पेयर है ए। ओके, टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? ए डिडक्ट करेगा। तो स्पेसिफाइड एसएससी कौन होना चाहिए, एक्स या ए? ए ए ए सब बोल रहे हैं ए, तो सब इस बार सही बोल रहे हो, क्योंकि जो पेयर है वो स्पेसिफाइड एसएससी होना चाहिए। स्पेसिफाइड एसएससी कौन होता है? अदर्स के केस में तो ऑलवेज होगा, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में वो तब होगा जब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उसका टर्नओवर एक्सीड करेगा 1 करोड़ या 50 lakhs, प्लस
इस वाले के लिए सिर्फ, ठीक है, और इसके लिए भी लिमिट सेम ही है। तो लिमिट क्या होगी, 50,000 से ज्यादा अगर सीनियर सिटीजन को दे रहा है, 40,000 अगर अदर देन सीनियर सिटीजन को दे रहा है, ठीक है। ये बैंक के लिए, यानी अगर ये मिस्टर ए नहीं होता, ए लिमिट ए बैंक होता, ठीक है, ए बैंक, तो उस सिनेरियो में ये लिमिट लगता। बट अगर ये मिस्टर ए है तो इसके लिए लिमिट है 5,000 रुपए की, इसके लिए लिमिट है 5,000 रुपए। समझा, सबको क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर किसकी कौन सी लिमिट लग रही है। तो आओ थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लिमिट अलग है, सेम है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कोऑपरेटिव बैंक वगैरह ये सब कुछ इसमें कवर हो गए, वही सेम 50,000 40,000, नो चेंज, जस्ट वन चेंज। टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन द लास्ट ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मोर देन 50 करोड़, तभी अगर जो देने वाला है कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोन दे रहा है, मतलब जिसको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर सॉरी लोन दे रहा बोला, जिसको इंटरेस्ट मिल, जो एक सेकंड, जो डिडक्टर है द पेयर, ठीक है, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक है और उसका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट 50 करोड़ से ज्यादा है एंड इंटरेस्ट पेड या तो 40,000 सीनियर के लिए एंड 50,000 अदर देन सीनियर के लिए, तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। यानी ये 50 करोड़ का हमको सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक का देखना है। लास्ट ईयर लिखा है तो अपने एग्जाम के लिए क्या होगा, जल्दी बता दो। 22-23 चल रहा है तो इसके लिए अपना क्या होगा, 21-22, 21-22 होगा, लिख लेना, इजी होगा लर्न करने में बाद में। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे 192 में सैलरी पेड टू द पार्टनर वाज नॉट कवर्ड अंडर सैलरी ऑफ 192। सिमिलरली 194A में इंटरेस्ट इज आल्सो नॉट कवर्ड, तो वो इंटरेस्ट यहाँ नहीं आएगा, जब फर्म पार्टनर को पे करेगा तो यहाँ नहीं आएगा। टैक्सेशन ऑफ फर्म चैप्टर है, वहां समझेंगे क्यों नहीं आता, बस अभी इतना समझो। ओके, अब एक इंटरेस्ट है, ठीक है, तुमने एक लोन लिया एसबीआई से, अब तुम एसबीआई को इंटरेस्ट पे करोगे, तो क्या तुम इतने बड़े आदमी बन गए क्या कि तुम बैंक का टीडीएस काटोगे, पॉसिबल नहीं है। तो तुम बैंक का टीडीएस तो काट नहीं सकते हो। तो अगर तुम इंटरेस्ट किसी बैंक को दे रहे हो, एलआईसी को दे रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो, तो टीडीएस नहीं कटेगा। कोई सेविंग बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिला है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, भले वो 40,000 या 50,000 से ज्यादा हो, नहीं कटेगा। इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट कुछ मिला है तो टीडीएस नहीं कटेगा। एनएससी पीओ स्कीम, किसान विकास पत्र पे इंटरेस्ट जो मिला उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं कटेगा। जेडसीबी में कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उस पे टीडीएस नहीं कटता है, जीरो कूपन बॉन्ड पे, ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट अगर देखो, यहाँ देखो एक चीज देखना, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल एक ट्राइब्यूनल है जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह के लिए जाते हैं, उसमें अपने को कंपनसेशन अवार्ड करते हैं। तो जब कोई कंपनसेशन क्रेडिट होगा, क्रेडिट मतलब मिल गया होता है क्या, नहीं, क्रेडिट मतलब होता है अकाउंट में एंट्री हो गई है, मिला नहीं है अभी, अकाउंट्स में एंट्री, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो गया, मिला नहीं है। तो जब भी मोटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं, एक्चुअली उनका एक सेपरेट सिस्टम होता है जिसमें पहले क्रेडिट होता है फिर पेमेंट होता है। तो जब क्रेडिट होगा तब टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, तब टीडीएस मत काटना। बट जब रिसीव होगा, एक्चुअली रिसीव होगा, तब टीडीएस काटेंगे, और तभी काटेंगे जब 50,000 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के केस में जब क्रेडिट होगा तब टीडीएस मत काटना, जब कंपनसेशन एक्चुअली पे हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, तब टीडीएस कटेगा, और वो भी तभी कटेगा जब 50,000 से ज्यादा है, बिकॉज द लिमिट इज 50,000 ओवर ईयर। गॉट इट? दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, फोकस करो। सब कहाँ भाग गए हो, कैमरा वैमरा ऑफ करके सो गए हो क्या? सर नींद आ रहा है, हम सो गए। नहीं नहीं, सो मत, जगो जगो। गुड मॉर्निंग, कॉफी ला दूं? ठीक है, अभी प्रिपेयर करता हूँ, क्लास के बाद देता हूँ सबको। नॉन रेसिडेंट के सेविंग, नॉन रेसिडेंट चैप्टर में समझेंगे, अभी उसको यहाँ मत डालो, भी बस जितना समझा रहा हूँ उसी पे फोकस करो, ठीक है, क्योंकि अपने वैसे भी सिर्फ रेसिडेंट पे फोकस कर रहे हैं। जब रेसिडेंट को मिलेगा तभी 194A लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। चलो, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, स्पेसिफाइड पर्सन है, रेसिडेंट को दे रहा है, 10% से काट देना। अब डिडक्टर कौन कौन होगा, ठीक है। बैंक से अगर तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 50,000 सीनियर के केस में, 40,000 अदर केस में, अगर इससे ज्यादा है तो ही टीडीएस कटेगा। लिमिट अपने को बैंक वाइज देखनी है, ब्रांच वाइज नहीं देखनी है।
अदर केस में 5,000 से ज्यादा है तो। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जो तुमको ध्यान रखना वो देखना है कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर है 21-22, उस फाइनेंशियल ईयर में उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो टर्नओवर है दैट शुड बी मोर देन 50 करोड़ प्लस इंटरेस्ट पेड इज मोर देन 40 या 50, जो भी केस है, तभी टीडीएस काटेंगे, अदरवाइज नो टीडीएस। फर्म ने अगर पे किया पार्टनर को इंटरेस्ट, नो टीडीएस। बैंक ने पे किया मुझको, मैंने बैंक को पे किया इंटरेस्ट, तो मैं टीडीएस नहीं काट सकता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं बैंक का टीडीएस काटूं। सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है तो नहीं कटेगा, इनकम टैक्स रिफंड पे नहीं कटेगा, एनएससी पीओ किसान विकास पत्र पे नहीं कटेगा, जेडसीबी पे नहीं करेगा, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल का क्रेडिट के टाइम नहीं कटेगा, एक्चुअली जब रिसीव होगा तब कटेगा, बट वो भी तब कटेगा जब 50,000 से ज्यादा का कंपनसेशन इंटरेस्ट है, कंपनसेशन नहीं इंटरेस्ट है। ठीक है। अब एक चीज देखो, करंट अकाउंट लिखा है क्या? नहीं। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं, जनरली करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसीलिए वो लिखा भी नहीं है। ठीक है, और अगर मिलेगा तो फिर कट जाएगा। ठीक है, वैसे भी उसमें भी 50,000 से ज्यादा नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता है। चलो आते हैं इधर, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 11। दीन दयाल एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म हैज क्रेडिटेड अ सम ऑफ 67,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली एज इंटरेस्ट टू पार्टनर एल। एल एम को छोड़ दो, सिर्फ एल का बताओ। ठीक है, एल को हमने 67,000 रुपीज दिया है फॉर्म ने, तो इस पे 194 ए लगाओगे क्या? नहीं, क्योंकि फर्म ने अगर सैलरी दिया तो 192 नहीं लगता है, फर्म ने अगर इंटरेस्ट दिया तो 194 ए नहीं लगता है। पार्टनर को, किसी और को नहीं, पार्टनर को याद रखना। ठीक है, चलो। मेसर जीवा एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म, पेज 43,000 एज इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फ्रॉम एन इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक का ब्रांच से हमने बोरो किया है, हमने 43 पे किया है। बताओ इसमें टीडीएस कटेगा क्या? यस, इसमें टीडीएस कटेगा, क्योंकि हमने जो बैंक वाली बात बोली थी, ठीक है, बैंक वाली, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1947 में रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी। ठीक है, अपना ये वाला कौन सा बैंक है? देखो ये फॉरेन बैंक है, ये फॉरेन बैंक है, इसीलिए ये उस वाले पॉइंट में एक्सेप्शन में कवर नहीं है, अदरवाइज ये एक्सेप्शन में कवर होता तब नहीं कटता। गॉट इट? above firm has paid 42,000 at interest on capital to partner। बताओ, नहीं कटेगा। ठीक है, वेरी गुड। देख रहे हो, आधा ही पढ़ के अपने बता पा रहे हैं। 50,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने पार्टनर को दिया है, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी पढ़ा नहीं, नहीं कटेगा। अच्छा, वो नॉन रेसिडेंट का एक क्लॉज है, अभी पढ़े नहीं है तो उसको इसके कोलाइड मत करना, सिर्फ रेसिडेंट वाले पार्टनर पे फोकस करना, नॉन रेसिडेंट पार्टनर को अभी समझो है ही नहीं। मिस्टर हरीश 40 ईयर्स के हैं, उन्होंने 6 मंथ्स का फिक्स डिपॉजिट करवाया है 10 lakhs 9% पर एनम से विद एबीसी कोऑपरेटिव बैंक। द फिक्स डिपॉजिट मच्योर ऑन 31/3/23। ओके, हमने कितना का करवाया फिक्स डिपॉजिट? 6 मंथ्स का फिक्स डिपॉजिट करवाया है। अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है क्या? हाँ जी, अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक से मिल रहा है? हाँ जी, बैंक से मिल रहा है। तो लिमिट क्या लगेगी, 40 या 50? तो एज देखेंगे, एज हमने देखा 40 ईयर्स है इनकी एज, तो इनके लिए जो लिमिट लगेगी, यानी ये सीनियर होगा 60 पे, ठीक है, 60 प्लस पे वो सीनियर हो जाता है, तो 40 है तो इनके लिए लिमिट होगी 40K की। ठीक है, इनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, चलो देख लेते हैं। 10 लाख का 9% डिवाइड बाई 12 इंटू कितने मंथ्स के लिए करवाया इन्होंने? 6 मंथ्स के लिए, तो 45,000 रुपए। ठीक है, 45,000 पे कितना टीडीएस कटेगा? 10% का टीडीएस कटेगा। तो 10% का जो 4,500 है वो गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा, राइट? हाँ जी सर, वो गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा। इनके हाथ में कितना आएगा? 40,500। जो एक्चुअल इंटरेस्ट मिलेगा वो 40,500 मिलेगा, 4,500 गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो जाएगा, जो कि जब रिटर्न लगाएगा मिस्टर हरीश तो उनको उसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। सिंपल है। Ganesh, age 45, 9 months fixed deposit of rupees 3 lakhs, interest 9% with Dwarka branch, Janakpuri branch, Rohini branch of XYZ बैंक, यानी सेम बैंक है बट अलग अलग ब्रांचेस में मैंने जाके एफडी करवाई है 3 लाख की 9% पे। ठीक है, तो लिमिट हमको ब्रांच वाइज देखनी है या बैंक वाइज देखनी है? बैंक वाइज।
यानी इस पे अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 लाख इंटू 3 करना पड़ेगा, 3 में किया हूं तो 9 लाख रुपीस की एफडी हुई टोटल। उस 9 लाख को मैंने 9% मारा तो आया मेरा कितना, 81,000 आया क्या? हाँ जी, मेरा 81,000 आया। हमने कितने के लिए करवाई है नहीं दिया हुआ है, तो पूरे साल के लिए करवाई है हमने। ओके, तो पूरे साल के लिए नहीं, पूरे साल के लिए नहीं करवाई है। देखो डेट दिया हुआ है 1/6 से लेके 28/2 तक। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 9 मंथ्स के लिए करवाई है, करेक्ट। तो करेंगे डिवाइड बाई 12, मल्टीप्लाई करेंगे 9, आएगा कितना, 60,750। सबका 60,750 आ गया। मैं अकेले कैलकुलेटर चला रहा हूँ क्या, तुम लोग कैलकुलेटर चला रहे हो? कैमरा ऑन करके दिखाओ तो कैलकुलेटर है भी तुम लोग के पास, कि मैं ही चला रहा हूँ सिर्फ? वेरी गुड, शाबाश। तो 60,750 इज मोर देन 40,000, शायद, हाँ मोर देन 40,000 आई गेस। तो टीडीएस कटेगा, तो टीडीएस कितने पे कटेगा, पूरे अमाउंट पे कटेगा। ठीक है, कितना से काटू, 10% से काट दूं क्या, यानी 6,075 रुपीज जमा करवा दूं। ओके, मीनाक्षी पूछ रही है कैसे आया, नीलाक्षी कैसे आया। यहां से यहां जब कैलकुलेट करोगे तो कितने मंथ्स आएंगे, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है, 3 लाख करके। 3 ब्रांच में क्या, यानी 9 लाख की एफडी की है, 9 लाख की एफडी 9 महीने से एंड 9% इंटरेस्ट से। ठीक है। 1/4/2022 को मिस्टर राजेश, जो कि एज है 35 के, स्टार्ट किया 1 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट 80,000 पर मंथ, 8% पर एनम से। ठीक है, ये क्या करोगे तुम लोग, मेरे को पता है। देखो ऐसे यहाँ गेम किया, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम के पहले नहीं देखोगे तो नहीं कर पाओगे रिकरिंग डिपॉजिट वाला। ठीक है, 1 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट वाला नहीं कर पाओगे। इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। इसका कैलकुलेशन ऐसे नहीं होता 80,000 इंटू 12 इंटू 8%, नहीं, ऐसा नहीं होगा इसका कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, मैं तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ, शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ। पहले तुमको करना है 80,000 का 8% 12/12, फिर 80,000 का 8% 11/12, 1 मंथ घटाते चलना है। फिर 80,000 इंटू 8% 10/12, 80,000 सिमिलरली उसी तरह बस नीचे जाना है, एंड तुमको आना है 80,000 8% 1/12 में। ठीक है, फिर टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा ये इंटरेस्ट आएगी 41,600। तो रिकरिंग डिपॉजिट वाले क्वेश्चन में टीडीएस आइडेंटिफाई करना इज नॉट अ बिग डील, वो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना इज द डील, और वो ऐसे कैलकुलेट होता है। तो कभी भी रिकरिंग डिपॉजिट का क्वेश्चन आएगा तो इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट करना। इसका शॉर्टकट एफएम वगैरह में सिखाया होगा तो तुम लोग को पता होगा, अदरवाइज तुम लोग ये लॉन्ग फॉर्म भी यूज कर सकते हो, दोनों में से तुमको जो भी फिजिबल लगे। ठीक है, ओके, शेयर कर दूंगा ग्रुप में, टेंशन मत लो। अच्छा, तो इंटरेस्ट कितना आया, 41,600। बंदे के एज क्या है, 35 ईयर्स। बताओ टीडीएस कटेगा क्या, कटेगा सर, टीडीएस तो कटेगा, टीडीएस कटेगा। सेक्शन नंबर बताओ तो कौन सा कर रहे हैं हम लोग, सर वो तो भूल गए इतना देर में। नहीं, 194A, 194A में कर रहे हैं, वेरी गुड। 194 नहीं, 194A, वेरी गुड, शाबाश। ओके, चलो आए हम यहाँ पे एक चीज और समझते हैं। ठीक है, देखो बैंक तो बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, और उसमें बहुत सारे लोगों के एफडी होती है। ठीक है, तो एक बैंक है, अगर वो ईयर एंड पे ही जाके एफडी कैलकुलेट करेगी तो कर पाएगी क्या इतने सारे लोगों का एक साथ, पॉसिबल नहीं है ना। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, टेक्नोलॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है। सिस्टम फेल हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो बैंक क्या करती है ना, कि अपने हिसाब से, हर बैंक का सिस्टम होता है, कोई क्वार्टरली, कोई हर 15 दिन में, कोई हर 10 दिन में, क्या करेगा वो एफडी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसको एक सेपरेट अकाउंट में डालते जाएंगे, जिसको बोलते हैं मैक्रो मॉनिटरिंग। मैक्रो मॉनिटरिंग करते हैं। तो लोग बोलने, गवर्नमेंट ने बोला कि तुमको क्या करना पड़ेगा, कि इस वाले पे भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से देखो इंटरेस्ट तो तुम डाल ही रहे हो ना अकाउंट में। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये तो माइक्रो मॉनिटरिंग है ना, वो मिल थोड़ी ना रहा है बंदे को, वो मिलेगा थोड़ी, वो तो मिलेगा ईयर एंड होने के बाद। तो मैक्रो मॉनिटरिंग के लिए जब भी कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं दूसरे अकाउंट में, एक बैंक करती है जब अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, उस सिनेरियो में टीडीएस नहीं कटेगा, उस सिनेरियो में टीडीएस नहीं कटेगा।
जो कि दिया गया है अपने को क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसको होमवर्क लिख लेना, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। चलो मैं ही लिख देता हूँ इसमें होमवर्क, क्योंकि होमवर्क करना जरूरी है। ओके, 194D was for death इंश्योरेंस, याद है इंश्योरेंस कमीशन। 194DA इज फॉर डेथ आफ्टर। डेथ आफ्टर क्या मिलता है? LIC की मैच्योरिटी। तो 194DA इज फॉर LIC की मैच्योरिटी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे अपने काफी अच्छी तरीके से, आ जाओ। LIC की मैच्योरिटी को तभी टैक्स लगाएंगे, LIC की मैच्योरिटी को तभी टैक्स लगाएंगे जब मैच्योरिटी जो सम है दैट इज मोर देन ₹1 लाख, मोर देन इक्वल टू ₹1 लाख। आदित्य तुम कहाँ पहुंच गए हो? तुम पेरिस चले गए हो क्या? ठीक है। अरे ऑन करो, तुम ऑफ क्यों कर दिया? LIC की मैच्योरिटी अगर मोर देन ₹1 लाख है, यानी थ्रेशोल्ड इज 1 लाख या उससे ज्यादा, प्लस प्लस it is not exempt under section 1010D. It is not exempt under section 1010D. तो TDS 5% से काटेंगे। यहाँ पे स्टार मार्क लगाना, वैसे कलर कोड कर दिया हूं। मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम, अभी तक टोटल पे लगा रहे थे TDS। सिर्फ इस वाले में देखो मैच्योरिटी अमाउंट में से प्रीमियम माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे 5% का TDS लगाएंगे। वो भी तब जब मैच्योरिटी सम इज मोर देन 1 लाख एंड एग्जेम्प्ट नहीं है 1010D में। तो कब एग्जेम्प्ट नहीं है 1010D में? तो अगर अपने ये जान लेंगे कि कब एग्जेम्प्ट है, तो अपने को पता चल जाएगा कब एग्जेम्प्ट नहीं है। तो कब एग्जेम्प्ट है 1010D में? जब प्रीमियम 80C की लिमिट में हो, जब प्रीमियम 80C की लिमिट में हो। अब 80C की लिमिट क्या है भैया, ये भी बता दीजिए। तो आ जाओ। अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई है 1/4/2012 के पहले, आपकी पॉलिसी इशू हुई है 1/4/2012 के पहले, 2012 वाला भी अभी लर्न करना पड़ेगा क्या? हाँ लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि LIC तो लंबे ईयर्स के लिए होती है ना, तो 2012 का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर 2012 के पहले का आपकी LIC है और उसका प्रीमियम है 20% ऑफ सम अश्योर्ड, उसका प्रीमियम है 20% ऑफ सम अश्योर्ड, तो it is within the limit of 80C. If it is within the limit of 80C, then it will be exempt under 1010D. If it is exempt under 1010D, then TDS will not be applicable. याद रखना, जो exempt नहीं है उसके लिए TDS लगेगा, जो exempt है उसके लिए TDS नहीं लगेगा, यानी जो लिमिट के अंदर है उस पर TDS नहीं लगेगा। और अगर इशू हुआ आफ्टर 1/4/2012, तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड, 10% ऑफ सम अश्योर्ड अगर प्रीमियम है तो 80C की लिमिट में है, अगर 80C की लिमिट में है तो वो एग्जेम्प्ट है, और अगर वो एग्जेम्प्ट है तो 194DA नहीं लगेगा। 80U 80DDB मतलब क्या होता है? वो सीवियर डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए 15% है, ठीक है, लिमिट 15% है। आपको बेसिकली यही वाला ध्यान रखना है, एग्जाम में यही पूछते ज्यादातर करके। ओके, तो 194DA टॉक्स अबाउट डेथ आफ्टर। LIC की मैच्योरिटी हो रही है, मैच्योरिटी सम इज मोर देन इक्वल टू 1 लाख रुपीज एंड इट इज नॉट एग्जाम्प्ट अंडर 1010D, तो TDS कटेगा 5%। इस बार टोटल पे नहीं कटेगा, इस बार मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम अमाउंट पे कटेगा। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग एक काम करो, अपने एंड में करना, तुम लोग एक नोटबुक प्रिपेयर करना, उस नोटबुक में जहां जहां माइनस करके निकालेंगे ना, ऐसे तो सब में टोटल में ही लग रहा है जितना अमाउंट है, बट जहां जहां माइनस करके निकालेंगे ना, वो सेक्शन लिखते चलना, तो एग्जाम के पहले रिवीजन करने में हेल्प होगा कि इस सेक्शन में माइनस करके TDS करते हैं। ठीक है, जैसे अभी 194DA सबसे पहला सेक्शन है उसमें। खैर आगे बढ़ते हैं। अब कब एग्जेम्प्ट होता है? जब वो 80C की लिमिट में। वो 80C की लिमिट में कब होता है? जब 20% या 10%, 1/4/2012 के पहले है तो 20%, और 1/4/2012 के बाद है तो 10%। सर ये 20% 10% किसका मारना है? एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ जाओगे, अभी बस लिमिट लर्न कर लो, 10% 20% तब। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें सब कवर है, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर है। तो अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो 194DA का और कुछ नहीं देखना है तुमको। एक करेक्शन कर लेना तुम लोग बाद में, 2017 इसको 2021 कर लेना बस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 4,50,000 रुपीज। ओके, तो मैच्योरिटी सम इज मोर देन 1 लाख। यस, मैच्योरिटी सम इज मोर देन 1 लाख, 4,50,000 LIC के लिए मिल रहा है, तो 194DA लगा देंगे। पॉलिसी हमने ली है 2021 में। सम अश्योर्ड जो है वो है 4 लाख का, एंड एनुअल प्रीमियम है 1
10,000 का। सम अश्योर्ड कितना है? 4 लाख। पॉलिसी हमने 2012 के बाद ली है क्या? हाँ जी, 2012 के बाद ली है। तो 10% लेंगे कि 20% लेंगे, पहले ये बताओ। तो हम लेंगे 10%। तो ये 10% किसका मारना है? सम अश्योर्ड का 10% मारना है। तो 4 लाख का अगर 10% करते हैं तो आएगा 40,000। इसको हमको कंपेयर करना है एनुअल प्रीमियम से। तो क्या तुम्हारा 10% ऑफ सम अश्योर्ड एक्सीड कर रहा है एनुअल प्रीमियम को? हाँ जी, एक्सीड कर रहा है, बिकॉज एनुअल प्रीमियम इज 1,10,000 एंड 10% ऑफ सम अश्योर्ड इज 40,000। ओके, तो अगर ये एक्सीड कर रहा है तो क्या, वेदर इट इज इन द लिमिट ऑफ 80C? नो, इट इज नॉट विद इन द लिमिट ऑफ 80C। लिमिट में कब होता है? जब 20% के अंदर होता, सॉरी 10%। अगर 10% के अंदर होता तो लिमिट में होता। अब 10% के बाहर है प्रीमियम तो लिमिट में नहीं है। अगर लिमिट में नहीं है तो क्या ये एग्जेम्प्ट है? नहीं, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट तभी होता जब ये लिमिट में होता। तो ये 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है। अब दो चीजें देखेंगे। सम अश्योर्ड maturity sum is more than 1 lakh. Yes, it is more than 1 lakh. And it is also not exempt under 1010D. So TDS will be deducted. Yes, 5% will be deducted. But किस अमाउंट पे? Maturity amount minus premium paid पे। Maturity amount minus premium paid पे। तो हमने कितना प्रीमियम पे किया है? 1,10,000 एनुअल। 2021 में हमने लिया था। टोटल हमने 3 साल के प्रीमियम दिए हैं। ठीक है, 21-22, 22-23, 23-24। ठीक है, हाँ, ओके। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में 3,30,000 बनेगा। 3,30,000 को माइनस करेंगे 4,50,000 से, और उसका 5% लेंगे, उसका 5% लेंगे। हाँ, इसको 20 कर देते हैं, बेटर रहेगा। 21 में नहीं आएगा, ये 20 में आएगा, है ना। 3 साल 20 पे बनेगा ना। 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23। हाँ, ठीक है, समझ में आया सबको कैसे किया हमने? इजी था। 2 साल, ठीक है, वो देख लेना अपने हिसाब से, डेट चेंज कर लेना। 3 साल बनेंगे इसमें, बस इतना याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या मेरे को करके दोगे तुम लोग, इसका पार्ट 2? चलो स्टार्ट, 1 2 3 गो। आंसर बताओ, आंसर देखना मत, खुद से ट्राई करना एक बार। यहाँ फ्लो क्या होगा? सबसे पहले देखोगे लिमिट में है कि नहीं। अगर लिमिट में है तो 1010D में एग्जाम्प्ट, और अगर एग्जाम्प्ट है तो TDS नहीं आएगा। अगर लिमिट में नहीं है तो 1010D में एग्जाम्प्ट नहीं है, फिर मैच्योरिटी सम देखना। दोनों सेटिस्फाई होगा तो 5% से TDS काट देना, एनुअल प्रीमियम माइनस करके, टोटल एनुअल प्रीमियम माइनस करके। नंबर 2 का आंसर बता दो, कोशिश करना क्वेश्चनर में आंसर मत देखना, खुद से ट्राई करो। नो TDS, नीलाक्षी, बाकी लोग बताओ। नो TDS, नो TDS। तो क्या ऐसा हुआ क्या फर्स्ट स्टेप में मेरे को पता चल गया कि TDS नहीं कटेगा? बिकॉज इट इज एग्जाम्प्ट अंडर 1010D। हाउ इट इज एग्जाम्प्ट अंडर 1010D? बिकॉज इट इज विद इन द लिमिट ऑफ 80C। हाउ इट इज विद इन द लिमिट ऑफ 80C? जो पॉलिसी है वो 2012 के पहले का है, तो 20% लेंगे। ठीक है, 3 लाख का 20% अगर अपने मारते हैं तो कितना आएगा? आएगा 60,000। अपना एनुअल प्रीमियम कितना है? 35,000। सो इट इज विद इन द लिमिट। अगर विद इन द लिमिट है तो 1010D लगेगा। 1010D में अगर एग्जाम्प्ट है तो 194 लगेगा ही, 194DA लगेगा ही नहीं। क्लियर? तीसरा वाला करो, चलो। इसमें मजा आएगा। TDS will be deducted, ओके। थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा, लिटिल बिट, क्लोज हो बहुत। हर एक कंडीशन चेक करना। नीलाक्षी, ये कोई रीजन नहीं है। चलो मैं बताऊं, बोलूं, करोगे? वेरी गुड श्वेता। मैच्योरिटी अमाउंट इज लेस देन 1 लाख।
क्या दिमाग लगा रहे हो? जब 1 लाख हुआ ही नहीं है तो टीडीएस काटने का ही नहीं है, समझे? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर्ड है। तो अगर ये क्वेश्चन बना लिया तो 194 डी है पूरा सॉल्व हो गया, उसके बाद और कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है तुम लोग को। 194 डी इज नॉट अट्रैक्टिव सिंस द मैच्योरिटी इन प्रोसीड इज लेस देन 1 लाख रुपीज। ठीक है, चलो एक और करते हैं। हमने किया था 19, अच्छा 194 आई छोड़ो, 194 एल में आ जाओ। चलो लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, अच्छे से करेंगे इसको, इसके बाद एक मस्त वाला रिवीजन मारेंगे, ठीक है? चलो 194 एल ए, कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंपल्सरीली एक्वायर किया जाता है और कंसिडरेशन में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा मिलते हैं तो 10% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। बट किस इमूवेबल प्रॉपर्टी किस चीज का नहीं होना चाहिए? एग्रीकल्चर लैंड का नहीं होना चाहिए। कौन सा एग्रीकल्चर लैंड? एनी, एनी मतलब रूरल और अर्बन दोनों कवर है। ना रूरल एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए ना अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, दोनों ही कवर है। तो कंपलसरी एक्वाइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन 2.5 लाख है, 10% से काट लेंगे, बट एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल नहीं है, चाहे रूरल या अर्बन दोनों, चाहो तो साइड में लिख सकते हो। ओके, 2,45,000 पेड टू मिस्टर एक्स बाई कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ऑन कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ हिज अर्बन लैंड। बताओ अर्बन लैंड यहां तक बताओ, होगा क्या टीडीएस? नहीं, क्योंकि द लिमिट इज 2,50,000। अच्छा हैड इट बीन, आओ केबीसी खेले, हैड इट बीन 2,60,000 तो कितना पे टीडीएस काटते? नहीं काटते, काटते ना? क्यों नहीं काटते? यहां तक से पढ़ो, 2,60,000 पेड टू मिस्टर एक्स बाई कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ऑन कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ अर्बन लैंड। काटते बिल्कुल, 2,60,000 पे काटते, माइनस मत कर देना, यहाँ पे माइनस नहीं करना है, सिर्फ कहाँ करना है? 194 डीए में अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से, ठीक है? व्हाट वुड योर आंसर इफ लैंड इज एग्रीकल्चरल लैंड? तो ऐसे भी नहीं कट रहा, वैसे भी नहीं कट रहा, बट एक बार समझो 2,60,000 होता तब क्या होता? 2,60,000 प्लस एग्रीकल्चरल लैंड, कटता क्या टीडीएस? नहीं, एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस नहीं कटता है। वेरी गुड, क्या बात है, तुम लोग को तो सब आता है, क्या बात है, क्या बात है, आ जाओ। चलो रेडी हो सब? आ जाओ पानी वानी पी लो, स्टार्ट करते हैं एक मस्त वाला रिविजन। चल ट्राई करना बोलने का, बोल पाओगे तो अच्छा, एटलीस्ट लिमिट और रेट बोलने का ट्राई करना, क्योंकि लर्न तो करना ही है, यही कर लो, घर पे क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, मेरे को पता है। चलो 194 बी इज फॉर बेटिंग, 194 बीबी इज फॉर बड़ी बेटिंग, बी मतलब लॉटरी, बीबी मतलब हॉर्स रेस, दोनों के लिए लिमिट है 10,000 से ज्यादा, 30% करके कटेगा। 194 डी इज फॉर इंश्योरेंस कमीशन, 194 जी, जी में लॉटरी टिकट बेचता हूँ, क्या दिक्कत है? अगर उसकी कमीशन दोनों की 15,000 पर एनम से ज्यादा है तो 5% से टीडीएस कटेगा। बी, बीबी, डी और जी दोनों के लिए पेयर कोई भी पर्सन हो सकता है, पेई कोई भी पर्सन हो सकता है। 194 एच कमीशन या ब्रोकरेज, हाँ 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 मैं लेता हूँ कमीशन, मैं देने वाला स्पेसिफाइड पर्सन, लेने वाला एनी पर्सन, 15,000 से ज्यादा का कमीशन है, 5% से टीडीएस डिडक्ट कर लेना। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है? हर जगह सेम होते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एक्सीड कर रहा है टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख, और पेमेंट 15,000 से ज्यादा, अदर्स के केस में 15,000 मतलब फर्म हो गया, कंपनी हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। ओके, फिर आए हम लोग 194 आई, आई आई मतलब आई के लिए घर लेना है तो रेंट पे करना पड़ेगा। वो रेंट पे करने वाला कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन है। किसको दे रहा है? रेसिडेंट पर्सन को दे रहा है। 2,40,000 पर एनम पर को ओनर से ज्यादा है। प्लांट एंड मशीनरी अगर लिया है तो 2%, लैंड एंड बिल्डिंग लिया है तो 10% से टीडीएस काटेगा। ओके, 194 आईबी, बड़े लोग जो रेंट आई में कवर नहीं कर पा रहे वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। यहाँ पे लिमिट है 50,000 पर मंथ, और पार्ट 5% से काटेंगे, ठीक है? 192 सैलरी, कोई रेट नहीं होता, कैलकुलेट करते डिवाइड बाई 12 मारते हैं, सारे डिडक्शन लेंगे, सारे इनकम लेंगे, लॉसेस नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एचपी का लॉस लेंगे। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देगा डिटेल्स, एम्प्लॉयर उसको वेरीफाई करेगा अपने एंड से जितना कर सकता है, उसके बाद ही उसको कंसीडर करेगा, ठीक है? अदरवाइज नहीं करेगा कंसीडर। 192 ए क्या बोलता है? स्टैट्यूटरी पीएफ ऑलवेज एग्जेम्प्ट, अनरिकॉग्नाइज पीएफ 50,000 से ज्यादा है तो 50,000 या उससे ज्यादा, ठीक है? यहाँ पे इक्वल टू वाला भी है तो 10% से कटेगा। अनरिकॉग्नाइज पीएफ है तो
50,000 से ज्यादा एंड नॉट कंप्लीट कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स तो ही टीडीएस, अदरवाइज टीडीएस मत काटना 10% से। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कोई भी बंदा रेसिडेंट को दे रहा है 10% से टीडीएस कटेगा। सेविंग बॉन्ड वगैरह है तो 10,000 की लिमिट है, बाकी केस में कोई लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एलआईसी लिस्टेड, डीमैट वाले में जो है फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एनएससी या डिबेंचर एक पब्लिक कंपनी इशू कर रहा है इंडिविजुअल को, और जो इंटरेस्ट है वो 5,000 से कम है और अकाउंट पे ही चेक से जा रहा है तो नहीं काटेंगे। 194A इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। यहाँ पे भी स्पेसिफाइड पर्सन है, रेसिडेंट को दे रहा है 10% से टीडीएस काटेंगे। अगर बैंक पे कर रहा है तो 40-50 की लिमिट चेक करेंगे, अदर केस में 5,000 की है। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में टर्नओवर जरूर जाके चेक कर लेंगे 21-22 का। अगर फर्म पार्टनर को दे रहा है नहीं होगा, बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं नहीं होगा, बट यहाँ पे तुम लोग चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो फॉरेन वाला वाला क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस दे सकते हो ताकि इजी हो रिवाइज करने में। सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला, टीडीएस नहीं कटेगा, इनकम टैक्स रिफंड पे नहीं कटेगा, एनएससी पे नहीं कटेगा, जेडसीबी पे नहीं कटेगा। एक्सीडेंटल क्लेम क्रेडिट हुआ, नहीं नहीं नहीं, पेमेंट आया जिस दिन उस दिन कटेगा, वो भी 50,000 से ज्यादा हुआ तभी। कंपनसेशन नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन याद रखना। 194 डी है डेट आफ्टर, क्या मिलता है, एलआईसी मिलती है अपने को। मैच्योरिटी सम इज मोर देन इक्वल टू 1 लाख, टीडीएस 5% से कटेगा और एग्जाम भी नहीं होना चाहिए 1010D में। यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम करना है। 1010D में कब एग्जाम होता है, जब 80C के लिमिट में। 80C के लिमिट में कब होता है, 1/4/2012 के पहले तो 20% ऑफ सम अश्योर्ड, 1/4/2012 के बाद है तो 10%, 80U 80DDB वाला 15%। आइए अगर आइए नहीं अभी करेंगे, अब देखिए एलए। एलए मतलब हो गया तुम्हारा ला, ला क्या ला, कंपल्सरली ला, उठा के लेके चले गया तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कंसिडरेशन है तो 10% होगा, बट एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे कवर नहीं है, अर्बन हो चाहे रूरल हो फर्क नहीं पड़ता, वो कवर नहीं है। यहाँ पे एक काम करना जरूर, टीए में ना तुम लोग क्वेश्चन नंबर जरूर लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 13 लिख लेना ताकि रिवीजन करने में हेल्प मिले, ऐसे कोरिलेट करते चले जाओ। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे कल, बट प्रोवाइडेड आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आना। ओके अदरवाइज फिर तो सब ऊपर से चला जाएगा। ओके चलो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। एंड रिकॉर्डिंग वालों टाटा बाय बाय। रुको रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो।